आदाबंदर मास्टर्स सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के शुभ मंगलवार में। शुभ मंगलवार हम सभी को बहुत बहुत इंतज़ार रहता है कि इस दिन एक मेहमान आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे जो अपने जीवन की यात्रा की पोटली हमारे साथ लेके आएंगे। जैसे घर में होता है मेहमान आते हैं तो बच्चों को खूब खुशी होती है। इन दिस वे एवरी ट्यूसडे जो हमारा शुभ मंगलवार होता है हमें इंतज़ार रहता है एक ऐसे मास्टर का लाइफ जर्नी सुनने का, क्योंकि जो लाइफ जर्नी ध्यानी है हम जानते हैं कि वी चूज़ डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स, बट इस जन्म की इस यात्रा की जो मेरा स्ट्रगल्स हैं, जो लर्निंग एंड चर्निंग्स हैं जिनके बाद एक मास्टर बनता है, उसके बारे में जब हम जानते हैं तो वो दूसरों के लिए मार्गदर्शन होता है। एक मास्टर की लाइफ जर्नी एक खुली किताब की तरह होती है जो दूसरों के लिए ज्ञान की रोशनी बनती है, हिम्मत की रोशनी बनती है, उम्मीद की रोशनी बनती है। तो आज हमारे शुभ मंगलवार के मेहमान हैं मास्टर आशीष भाटिया जी, देहरादून से हैं। उनका परिचय उनसे ही मैं सुनूंगी। और थैंक यू सरोज जी का कि उन्होंने ऐसे अद्भुत मास्टर से हमें मिलवाया। सो वेलकम सर। थैंक यू मैम। आत्मंदन मैम। सबसे पहले मैं अपने पितामह पत्री जी को दिल से नमन करता हूँ और उनको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करता हूँ। महाअवतार बाबा जी को दिल से नमन करता हूँ, उनको ग्रेटिट्यूड करता हूँ। और डिवाइन के सारे मास्टर्स, यूनिवर्स के सारे मास्टर्स का नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ग्रेटिट्यूड करते हुए, मैं सरोज मैम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दिल से, बहुत बहुत प्यार दिल से कि उन्होंने इस ध्यान की यात्रा में, जब मैंने ग्रुप बनाया था तब से वो मेरे साथ हैं। और ऐसे कई मास्टर्स मेरे साथ हैं जहाँ पे जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, मास्टर्स दिए, सेशंस करवाए। वो कहानी बताता हूँ भी बाद में। और मुझको डॉक्टर गुरपिंदर मैम से मिलवाया। तो और मैम ने आज मुझे यहाँ पे अपने मंच में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैम। और आप सब मास्टर्स का दिल से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि आप आए अपना समय निकाल के मेरी कहानी सुनने। मेरी कहानी कोई इतनी रोमांचक नहीं है और ना ही कोई बड़ी है। शुरुआत करता हूं अपने बचपन से। मेरे दादा जो थे वो बन्नू के पैदा हुए थे। बन्नू, बन्नू नाम आपने सुना होगा या नहीं सुना, बताता हूँ कि बन्नू इस समय पाकिस्तान में है। और बन्नू में रहने वाले जितने लोग थे, जब पार्टीशन हुआ उसके बाद यहाँ पे अपने को बन्नूवाल कहने लगे क्योंकि वो बड़े रहते थे। दादी मेरी क्वेटा की, और पापा की भी पैदाइश भी वहीं कहीं हुई होगी। नाना मेरे लाहौरी पंजाबी, लाहौर के रहने वाले हैं। नानी का मुझे याद नहीं वो कहाँ की थी। तो मम्मी का जन्म मेरी लाहौर में ही हुआ, लेकिन पार्टीशन के बाद सब यहाँ पे आ गए। पार्टीशन के बाद तो दादा जो थे मेरे देहरादून में शिफ्ट हुए, और नाना मेरे दिल्ली में उस समय। और दिल्ली से नाना घूमते घामते, उस समय पैसे तो थे नहीं, सब कुछ तो खत्म ही हो गया था। नाना मेरे जो थे वो, अच्छा मैं नाना की बाद में आता हूँ, पहले पापा की तरफ से करता हूँ। तो दादा जो है वो यहाँ पे आए, तो पापा की पैदाइश यहीं पे हुई होगी, तो शादी भी उनकी यहीं पे हुई। लेकिन मम्मी
अच्छा, फिर शादी कैसे हुई वहां पे? नाना जो है कि दिल्ली से जो है अपना शिफ्ट करते करते कानपुर आए। तो मम्मी की पैदाइश लाहौर की थी, लेकिन मेरी पैदाइश कानपुर की हुई, क्योंकि जो है कि शादी के बाद पापा कानपुर शिफ्ट हो गए थे। जब तक यहाँ पे थे तो दादा का काम टिम्बर का था। यहाँ पे सहसदारा आती है, वहां से एक छोर से दूसरे छोर लकड़ियां पहुंचाते थे टिम्बर की, वो सेल होती थी। और पापा जो थे मेरे वकील थे यहाँ देहरादून में। और शादी के बाद जो है पापा कानपुर शिफ्ट हो गए। बस मेरा बचपन, मैं पैदा कानपुर का हुआ, मुझसे छोटा भाई बहन है 5 साल छोटी, वो भी कानपुर में है। उससे छोटा 2.5 साल छोटा मेरा भाई है। तो हम लोग सब कानपुरी हैं, कानपुरिया, यूपी के रहने वाले हैं। और बहुत बदनाम होते हैं कानपुरिया। अगर कहीं पेलना होगा ना तो किसी को, तो कानपुर की याद दिला दो, वो आदमी वहीं पे भाग जाएगा वहां से। तो ये जो है, हम लोग यूपी के जो है ना, यूपी भैया, बिहार भैया, हाँ भाई आ गए, बदनाम है। तो खैर, टॉपिक में आते हैं। ऐसे ही करते करते कानपुर में आए पापा। और जिससे भी मैं पूछता हूँ, आज भी पूछता हूँ, उस समय की बात करता हूँ, तो सब यही कहते हैं कि आपके पापा तो इतने सीधे थे कि कुछ कहने की बात ही नहीं। न कहूं से बैर और नहीं कहूं से वो कुछ वाली कहानी। यहाँ पे जब भी आते थे गर्मी की छुट्टी वुट्टियों में वो करने में, तो पापा के दोस्त वगैरह होते थे। जब भी मैं देहरादून आता था, मैं यही पूछता, पापा के बारे में पूछता था उनसे मिलके। वो कहते पापा तुम्हारे बहुत सीधे थे। मैंने कहा मम्मी, यानी वो बड़ी खतरनाक, ले गई मेरी दोस्त को मुझसे दूर। मैंने क्यों? तभी उनकी वकालत नहीं चलती होगी, तभी वो कानपुर चले गए, क्योंकि वो तो सच का साथ देते थे, झूठ तो उनके बस है नहीं, और वकील बिना झूठ के वो आगे चल नहीं सकता। झूठ को सच, सच को झूठ, ये दांव होते हैं वकील के। तो वकील तो काला कोट पहनता है तो वो काला ही काम करेगा। पापा को वो काले काम रास नहीं आए, तो चले गए कानपुर छोड़ छाड़ के। दादा दादी को भी ले गए वहां पे, नाना जी के साथ फैक्ट्री लगाई दवाई की। वो नाना जी का काम दवाई का था। नाना जी मेरे डॉक्टर थे, लाहौर में पढ़े हुए, डेंटल डॉक्टर। क्लिनिक भी खोला लेकिन बंद कर दिया। फिर यहाँ के पार्टीशन के बाद यहाँ क्लिनिक नहीं खोला, रिफ्यूजी की तरह रहे सब लोग। कंघी बेचा करते थे, कंघी, कि भैया कंघी कर लो। वहां से उनकी बेचने की वो शी शुरू हुई। एक डॉक्टर दुकान ना खोल के कंघी बेच रहा है। कंघी बेचते बेचते कुछ पैसे कमाए। वो पैसे से लेके जो है कि कानपुर शिफ्ट हुए। वहां पे आके दवाई की दुकान खोली, होलसेल दवाई बेचते थे। कहते थे कि मैं साइकिल को कंधे में, साइकिल से चलता था, जहां भी जाता था साइकिल से जाता था, नगर पालिका जाता था वहां से ऑर्डर लेना होता था, साइकिल चलाता था। साइकिल इधर उधर नहीं रखता था, अगर इधर उधर रखें तो चोरी हो जाएगी। साइकिल अपने साथ था, अगर सीढ़ी चढ़नी है साइकिल को कंधे में उठा के सीढ़ी चढ़ते हुए जाते थे। वहां पे चपरासी बैठा होता था, वहां साइकिल खड़ा करता था, उनसे कहता था साहब से मिलना, जाके मिलके आके साइकिल उठा के नीचे आके और साइकिल से घर। इस तरह से उन्होंने शुरुआत करी थी अपनी जिंदगी की। तो वही कहते हैं ना कि घर में जब बुजुर्ग होते हैं तो बच्चों के अंदर जो संस्कार डालते हैं वो कैसे डालते हैं? वो अपनी जीवनी सुना सुना के, अपनी कहानियां सुना सुना के, वो ही उनका संस्कार होता है। और ये हर में होता है। माँ बाप उतना प्यार नहीं करते जितना दादा दादी नाना नानी करते हैं। और बचपन से मैं नानी घर नानी घर नानी घर की रट लगाता था कि मुझे नानी घर जाना है। उनका घर था विशाल। खैर, फैक्ट्री लगाई, वो लगाई, सब करे। तो अब नई नई फैक्ट्री है तो कमाई तो उतनी होती नहीं थी, तो पापा को 500 रुपए मिलते थे, और 500 रुपए में पूरा महीना चलाना होता था। घर का खाना पीना,
बच्चों की पढ़ाई, और फिर बीबी के साथ जाके पिक्चर देखने भी जाना, गोलगप्पे भी खाना। मतलब सब कुछ वो 500 रुपए में सब कुछ होता था। नानी घर आ जाओ तो वो एक्स्ट्रा इनकम मानी जाती थी कि वहां पे खाना पीना खा लिया, चलो एक रात का खर्च गया, वो दूसरे दिन काम में आएगा। ये होती है स्ट्रगल। अगर उस समय नाना हिम्मत हार गए होते तो वो जो एम्पायर उन्होंने खड़ा किया वो खड़ा नहीं करते। मैं बचपन में, मेरे नाना जो थे उनको फादर ऑफ मेडिसिन का अवार्ड वीवी गिरी जी से मिला था, जो प्रेसिडेंट थे। एनसीसी में जो पढ़ाई कराई जाती थी, नाना डिप्टी चीफ वार्डन थे। और जो एनसीसी में पढ़ाई करती है और उसके बाद जो पुलिस लाइन में ट्रेनिंग होती है, पुलिस लाइन की पढ़ाई में नाना जी का नाम आता है आज भी, डिप्टी चीफ वार्डन ऑफ सिविल डिफेंस के रूप में। और हर समय जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आता था तो नाना जी को बुला के उनका भाषण दिया जाता था। और जब पाकिस्तान और चाइना की लड़ाई वगैरह हुई थी तो ब्लैकआउट के समय नाना जी ड्यूटी करते थे रात भर, जागते रहो, लाइट बंद करो। तो ये सब चीजें वो हमको बताते थे और मेरी आंखों देखी थी। ये सब छोटी है, 12 साल के छोटेपन की बात बता रहा हूँ, 12 साल से बहुत छोटा था मैं। स्कूल में गए, एजुकेशन हुई। कानपुर में मेथडिस्ट नाम का स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, कोएड है। वहां से भी शिक्षा शुरू हुई। मेरे भाई मेरी बहन भी वहीं पे थे। 12 साल की उम्र में मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, एंड इट वाज थर्ड हार्ट अटैक। रात को जो है कि वो गए हॉस्पिटल, लेके गए। और घर में एक मेड थी, धोबन जिसे कहते हैं, कपड़े वपड़े प्रेस करती, उसकी ड्यूटी लगा दी थी कि भाई बच्चों को देखो। और जब वो गए हैं, उसने खाना वाना खिलाया और कहा अब सो जाओ। मैंने कहा नींद नहीं आ रही। मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था। कहती नहीं नहीं सो जाओ। मैंने कहा नहीं पापा, नहीं वो ठीक है, वो आ जाएंगे, सुबह आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं आएंगे। कहती नहीं ऐसे नहीं कहते। मैंने कहा वो आएंगे ही नहीं। वो गए, हमेशा के लिए गए। अब आप सोचो 12 साल का बच्चा ये कैसे कह सकता है कि उसका बाप नहीं आएगा। और वाकई सुबह 4 बजे खबर आ गई कि पापा नहीं आए। मतलब तुमको, मेरे छोटे मामा मुझे लेने की, आओ चलो नानी घर चलना है। मैंने कहा पापा, कह रहे ठीक है ठीक है ठीक है चलो चले। हम नानी घर आ गए और 6 बजे पापा वापस आए। जिंदा नहीं थे वो। बाप का प्यार क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने बच्चों को बाप का प्यार जरूर दिया है। जिस चीज के लिए मैं तरसता रहा जिंदगी भर, मैंने बच्चों को कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए कि जाओ करो, लो, अच्छा हो बुरा हो वो सब तुम्हारा, जाओ एक्सपीरियंस करो। और उस दिन जब पापा सामने थे, मम्मी रो रही, बुरा हाल हो रहा था, मैं उनका आंसू पोंछ रहा था, उनके पास बैठा था। और उस दिन मैंने अपने मन में एक गांठ बांध दी थी कि मैं अपनी माँ को कभी रोने नहीं दूंगा। मैं उनसे कोई डिमांड नहीं करूंगा, मैं कोई जिद नहीं करूंगा जो अमुता बच्चे करते हैं। मैंने उस दिन अपनी सारी इच्छाएं को अपने अंदर जबा दिया था। मेरी परवरिश मेरे नाना जी ने करी, मामा ने करी, नानी ने करी, मामियों ने करी। और धीरे 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 बड़ा होने लगा। पढ़ाई लिखाई में जीरो,
पूरे साल मेरे रिपोर्ट में मैं फेल होता था, पूरी रिपोर्ट मेरी लाल रंग की होती थी। उसको देख के मैं बहुत खुश होता था और सब रोते थे। सही में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लास्ट में जब फाइनल एग्जाम आने वाले होते थे, स्कूल टीचर की ट्यूशन लगा दी जाती थी, वो पास कर देती थी, हम दूसरे क्लास पे पहुंच जाते। पढ़ने में मन ही था, मन भटकता था। क्यों? इच्छाएं थी, वो इच्छाएं पूरी होती नहीं थी क्योंकि मैं डिमांड करता था। वो इच्छाएं मेरे अंदर थी। सब परेशान थे कि उसको कैसे करें। और ये सिलसिला उस समय से लेके बीएससी तक चला है। सोचिए, मेरी माँ को कितना कष्ट से जो है कि उन्होंने मुझको पाला पोसा और वहां तक मुझको पहुंचाया। इंटर में था तो एक दिन के लिए घर छोड़ के भाग गया था, 24 घंटे घर से बाहर था। क्यों? क्योंकि सब लोग जो है डांटते पीटते रहते थे। और कुछ समझ में नहीं आया कि मन आया घर छोड़ दो, भाग जाओ यहां से, घर वापस नहीं आना है। सुबह सुबह साइकिल उठाई और निकल गया ट्यूशन पढ़ने के बहाने से। घर से 25 किलोमीटर दूर उन्नाव पड़ता है, बीच में करीबन 20 किलोमीटर कोई एक मंदिर पड़ता है, साईं वो है, शिवाजी शिवजी भगवान का। वहां जाके माथा टेक के बैठ गए, भगवान या तो तू मुझे बुला ले, नहीं तो मेरी नैया पार करा दे। कहते 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 कब नींद आई मुझे पता नहीं। जब रात होने लगी, शाम होने लगी, तो वहां के पुजारी ने मुझे उठाया, मेरी कहानी सुनी। वहां पे एक जीना और था, पता नहीं क्या नाम था उसका, शायद राम प्रकाश था कि क्या था, वो फलाने बगल वाले गांव में रहता था। समझा बुझा के वो मुझे अपने घर लेके गया। खाना खिलाया, चाय पिलाई, सब कुछ कराया, पेड़ के नीचे सुलाया, ठंडी ठंडी हवा में। वाह, क्या मजा आ गया था उस दिन। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मैं जन्नत में बैठ के सो रहा हूँ। सुबह उठाया उसने, चाय पिलाई, नाश्ता कराया, कहा बेटा घर जाओ। समझाया उसने कि ऐसे नहीं कहते हैं। वापस मोड़ लिया साइकिल, कानपुर आ गया, लेकिन घर नहीं गया। पांडु नगर में मुझे याद है मेरा पुराना घर था। मैं वहां गया, वहां पे जो है कि एक बाबा रहते थे, अब तो नहीं है बेचारे। मैं उनके घर गया और उनको मैंने बताई कि वो सारी बात। कहते चलो घर चलो, मैंने कहा घर नहीं जाऊंगा। कहते नहीं। मैंने कहा वो डांटेंगे मारेंगे, मेरा मन नहीं है वहां जाने का, मैं संन्यास लूंगा, वो ले लूंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। कहते नहीं चलो। वो बाबा थे, माननी थी बात। कहते मैं हूं ना। उनके साथ घर आया। घर आके जो मैंने देखा, आप सोच सकते हो क्या होगा। एक माँ ही सोच सकती है क्या होगा। कलेजे से लगा के रख दिया था उन्होंने मुझे। और उस दिन एहसास हुआ मुझको, चाहे कुछ हो जाए, मैं अब छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये थी मेरी बचपन की कहानी। अब आते हैं जवानी की कहानी में। किसी तरह बीएससी पास हुए। 18 साल में बीएससी पास हो जाते थे। बीएससी के फाइन 2 साल की बीएससी होती थी साइंस सेट की। बीएससी में एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई, भाई साहब फेल हो गए। अब पास तो होना ही होना है। यूनिवर्सिटी का सोर्स निकाला, दान पुण्य किया, मार्कशीट बनवाई, बस चल दी अपने रास्ते में। क्या पढ़ाई तो करनी ही नहीं जिंदगी में। उस समय से लेके आज तक मैं कोई किताब नहीं पढ़ता, मेरे पास आप कोई किताब नहीं देखोगे।
तो बचपन में मेरी हो गई कढ़ाई, जवानी के लिए रास्ता तैयार हो गया। नाना जी ने बैठा दिया दुकान पे, क्योंकि बिजनेस करते थे, बच्चों की छुट्टी होती थी, इतनी तो अकल आ गई थी। तो जब छुट्टियां होती थी तो दुकान पे बैठ जाओ। वो कहते थे कि खाली नहीं बैठना है। और दुकान में बैठने का सफर मेरा शुरू हुआ क्लास 10th के बाद। नहीं, हाँ 10th के बाद। लेकिन 10th के पहले भी बड़ी रोचक कहानी है। मेथोडिस्ट से मैं निकला हूँ 7th के बाद। 7th तक मेथोडिस्ट में फेल होता रहा, ट्यूशन लगा के पास होता रहा। 7th में टीचर ने कहा कि तुम आ जाओ मेरे घर ट्यूशन पढ़ने। मम्मी ने कहा इसको ट्यूशन पढ़ा दीजिए। तो पढ़ा दूंगी। पहले तो टीचर ने कहा कि ये तो फेल हो गया, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, ये इसको आप जो है निकाल लो। यहाँ पे वो चल नहीं पाएगा, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, ये चल नहीं पाएगा। तो मम्मी ने कहा मैं निकालूंगी तो नहीं, तो फिर रिपीट करवा लो क्लास। मैं कहा रिपीट भी नहीं करवाऊंगी, और कोई रास्ता आप बताओ। तो कहते इसको ट्यूशन पढ़ा दो, मैं पास हो जाऊंगी। तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए पैसे मिलेंगे, और उनको मालूम है ये ट्यूशन में भी पढ़ के पास नहीं होगा। हैं, तो कि ठीक है, तो स्कूल के बाद यहाँ पे आपसे ट्यूशन पढ़ ले। कहते यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, मैं किदवई नगर में पढ़ाऊंगी, मैं रहता हूँ स्वरूप नगर। और उनका घर मेरे घर से करीबन 10 किलोमीटर दूर। अब 10 किलोमीटर दूर कौन लेके जाएगा? 10 किलोमीटर कौन लेके जाएगा? रोज तो कोई लेके नहीं जा सकता। कहते वो तो आ नहीं पाएगा, आप स्कूल में ही पढ़ा दो। कहते नहीं, कहते स्कूल से निकाल लो, पास की रिपोर्ट बना दो। पास की रिपोर्ट बना दी, स्कूल से निकल आए। अब भाई साहब 7वीं फेल लड़का हिंदी मीडियम स्कूल में चला गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल से मासी ने मेरा एडमिशन करा दिया जहां वो रहती थी। 7वीं फेल, 8वीं पढ़ी नहीं, 9th में एडमिशन, क्लास टीचर की ट्यूशन, 9th पास। खेल पे खेल, खेल पे खेल, खेले जा रहे हैं बाबूजी। 9th में आ गए। अब मसला फंस गया, 10th होता बोर्ड का एग्जाम, वहां कैसे काम होगा? तो हिंदी मीडियम स्कूल के मेरे टीचर थे चोपड़ा जी, क्लास टीचर। मासी ने उनको ट्यूशन लगवा दी। 1 घंटा 2 घंटा रोज आते थे, अपना पढ़ा पढ़ू के चले जाते थे, होमवर्क देते थे। अब होमवर्क कैसे करें? जैसे एक माँ छोटे बच्चों को पेन पकड़ना सिखाती है, ABCD सिखाती है, वो करती है, वो काम मेरी मासी ने मुझे किया। तो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माई मासी, मेरी सगी मासी। अगर वो नहीं होती तो मैं अनपढ़ गंवार झल्लिया बना रहता। मुझे हर एक चीज उन्होंने सिखाई, पढ़ाई लिखाई। एक माँ जैसे अपने बच्चे की वो करती है, उन्होंने मुझे अपना बच्चा मान के मेरी परवरिश करी है, मेरी बुरी आदतों को हटाया है, मेरे अंदर अच्छे संस्कार उन्होंने डाले हैं। मम्मी रहती थी नानी घर, मैं रहता था मासी के घर। और हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन संडे को मम्मी मिलने आती थी मासी के घर। और मेरे आंखों से आंसू आते थे। मासी कहती थी मम्मी को, जाओ तुम 2 साल बाद मिलना, मैं इसको हीरा बना के निकालूंगी। ऐसे चलता रहा, पूरा साल कट गया, पढ़ते पढ़ाते खिलते कूदते इधर उधर। अच्छा, स्कूल हिंदी मीडियम में मेरा बहुत जलवा था भाई, मेरा जैसा तो कोई था ही नहीं। क्यों? साइंस है, हिंदी मीडियम में तो भी वही था कि पूरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब बाबूजी इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आए, तो फिर भैया मेरा तो इंग्लिश में रवैया, और हिंदी जीरो।
हिंदी वाला टीचर कहता था, संटी ऐसी मारूंगा ना कि पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। और इंग्लिश वाला कहता था कि बाहर चले जाओ, मेरे लिए तंबाकू की पुड़िया ले आओ, और जब छुट्टी हो तब अंदर आना, क्लास के अंदर तब आना, क्लास शुरू होने से पहले मुझे पैसे पकड़ाता था, बाहर चले जाओ, मेरे लिए तंबाकू की पुड़िया और बीड़ी का सिगरेट लेके रखो, और जब घंटी बज जाए बाहर आए तब तुम मुझे दे देना और क्लास के अंदर चले जाना। मतलब इंग्लिश का पीरियड मेरा बाहर बीतता था। क्यों? वो जो पूछता था कोई आंसर देता नहीं था, और मेरा हाथ पहले हो जाता था। तो मैं तो इंग्लिश वाला बाबू था, हिंदी स्कूल में टॉपर इंग्लिश बाबू। और जो चोपड़ा जी थे वो देखते थे हर बार। हर बार मैं बाहर जाता था, बाउंड्री में आता था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, क्या चल रहा है ये मामला। मैंने कहा इंग्लिश का बाबू बना दिया उन्होंने उनको, ये रही पुड़िया और ये रही बीड़ी, बाहर चले जाओ लेके आओ। कौन? मैंने कहा वही अंग्रेज, अंग्रेज जो पढ़ा रहे हैं अंदर। कहते अच्छा। उसके बाद मेरा अंदर बैठना शुरू हो गया, पता नहीं क्या उन्होंने पढ़ाई कराई होगी उसकी, मैं अंदर बैठने लगा। कहते और कोई दिक्कत? मैंने कहा वो हिंदी वाला छड़ी लेके खड़ा है। अच्छा, वो जो स्कूल था नागर सिंह विद्यालय, मेरे मौसा की फैक्ट्री थी वहीं पे, वहीं पे घर था इधर किनारे। वो एक इलाका पूरा पूरी कॉलोनी बनी हुई थी, और मौसा जी को सब लोग जानते थे, मासी को सब लोग जानते थे। तो वो एक फायदा मुझको मिल गया। उस दिन मुझ स्कूल में जो है पूरा मेरा नाम हो गया था कि ये फलाने के जो हैं भतीजे हैं। फिर क्या हुआ? फिर वो क्लास टीचर चोपड़ा जी की ट्यूशन वगैरह चलनी, वो पढ़ाना शुरू हो गया, वो सब हो गया, और एग्जाम का दिन आ गया, बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए। आप विश्वास नहीं मानोगे, ए बोर्ड के एग्जाम के एक हफ्ता पहले साहब जो हैं स्कूल खत्म होते ही मेरे पास आ जाते थे, रात को जाते थे, सिर्फ मुझे पढ़ाते थे। और एग्जाम जब था सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, 10:30 बजे मैं घर आ जाता था, वो 10:30 बजे घर पे बैठे होते थे स्कूल की छुट्टी के बाद, वहीं खाते थे, वहीं पे बाथरूम जाते थे, और मुझे पढ़ाने के बाद वो तब घर जाते थे जब 7 बज जाता था। और बोर्ड का एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया, मेरी मासी ने माथा पलट गया, क्योंकि मैथ्स में मेरे 74% मार्क्स थे, अगर 1% और होता तो रिस्ट्रिक्शन हो जाती। इस तरह से 10th का बेड़ा पार हो गया। पार हो गया तो साहब जो है कि वापस अपनी माँ के पास आ गए, नानी घर। 12th मैंने करी दूसरे स्कूल से, कॉलेज से। तो जो 2 साल पहले का रवैया था ना, वो फिर से शुरू हो गया, पढ़ना ही नहीं है। पढ़ने वाले को तो पढ़ाने वाला चाहिए था, वो तो अब चला गया उधर। खैर वहां भी ट्यूशन व्यूशन करके पढ़ पढ़ के पास हो गए। बीएससी में आ गए तो बीएससी भी ऐसे ही निकल गई, वो सब हो गया। और बीएससी करने के बाद नाना जी ने लड़की देख ली। मैंने पूरा उनका पूरा खानदान जानता हूँ, पाकिस्तान के टाइम से लड़की बहुत अच्छी, तुमको उससे शादी करनी है। मैंने कहा ओके सर। मेरी हिम्मत ही नहीं की मना करने की। उस समय मेरी उम्र 21 साल की थी, 21 साल में मेरी शादी हो गई। आज बताइए कौन ऐसा है जो 21 साल में शादी कर रहे है कोई? ये होता है डर, बड़े बुजुर्गों का डर, हिम्मत ही नहीं बोलने की। मैंने बहुत कुछ सोचा, मैंने कहा था कि मैं बीएससी करके मैं दुकान में बैठा करता था कि मुझको ये करना है, मुझको ये करना है, मुझको ये करना नहीं, कर नहीं। फिर एक दिन अखबार में आया आर्मी का, मन में आया कि मुझे आर्मी में जाना है। डरते डरते हाथ कांपते 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 मैंने वो पेपर नाना जी के पास ऐसे
खिसका के बैठा दिया, पहुंचा दिया। उन्हीं के बगल में बैठता था दुकान पे। कहती ये क्या है? मैंने कहा मुझे आर्मी में जाना है। ऐसे देखा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेके पेपर फाड़ दिया। चुपचाप यहाँ पे काम संभालो और उसके बाद फैक्ट्री जाओ। गया। आर्मी का ख्वाब वहीं पे खत्म हो गया। तो ऐसे छोटी छोटी जो चीजें थी, वो मेरी खत्म होती चली गई, वो मेरे अंदर होती चली गई, वो घुटन मेरे अंदर होती चली गई, मैं दबता चला गया। फैक्ट्री में आ गए, उधर आ गए, काम किया, सीखा, समझा। शादी हो गई तो 500 रुपए मिले। 500 रुपए में बीबी का खर्चा उठाओ। ऐसा कौन है, मुझे आप बता दो, जो 500 रुपए में आपका खर्चा उठा दे, बीवी का खर्चा उठाए? है कोई? इतने बैठे हैं यहाँ पे, वो मुझे बताएं। शादी हुई। शादी होने के बाद मुझे वो इनाम में क्या मिला मालूम है? मेरी तनख्वाह 1,000 रुपए कर दी गई, बीवी का खर्चा उठाने के लिए। कि 500 रुपए तुम्हारे हैं, और 500 रुपए से तुम बीवी का खर्चा उठाओगे, लेकिन ये 500 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उससे तुम अपनी बीवी को बाहर लेके जाओगे और खाओ पियोगे, मौज लोगे। वो 500 रुपए जो है किसी और दूसरे काम में नहीं करोगे। मैंने कहा ओके। क्यों? मेरा खाना पीना, रहना, गाड़ी में घूमना, घूमने जाना, ये सब तो फ्री था। तो मुझको क्या जरूरत थी पैसे की? मैंने कहा ठीक है, 500 रुपए 1,000 रुपए हो गए, तरक्की हो गई, बीबी आ गए, मजे हो गए, मजे मजे में बच्चे हो गए। मुझे आज तक नहीं मालूम मेरे बच्चे कब बड़े हो गए। क्यों? मेरा परिवार ही इतना बड़ा था। नाना जी के 5 बच्चे, यानी कि एक माँ, 2 मासी और 2 मामा। जब मेरी शादी हुई तो सबकी तो शादी होनी थी, सबके बच्चे होने थे, तो और उनके बच्चे हो गए, दो दो तीन तीन सबके मिला के। तो कितना बड़ा परिवार हो गया। मेरी वाइफ घर में खाना मिलाती थी, मामा लोग भी बनाते थे, सब कुछ मेरे वाइफ ने उनसे सीखा भी है, करा भी है, और सब पहले से आता भी था। आप एक मानो कि हमारे घर में जब बर्थडे पार्टी बनती थी, पूरा खानदान एक टेबल पे होता था, और तकरीबन मिनिमम 50 लोग होते थे। 50 लोगों का खाना मेरी वाइफ अपने हाथ से बना के खिलाती भी थी। है कोई ऐसा? अभी बता दो घर में। हाथ और वो अंगूठा दिखाने से नहीं होगा, आप बोलो ना, मुझसे जवाब करो, बताओ। ये है। देखिए, हर एक की अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल होती है, मेरी भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल है। लेकिन फिर वही कहानी आ गई, बीवी ने फरमाइश कर दी, मेरे पास वो नहीं। अब मैं क्या करूं? वो मैं कर नहीं सकता था। और बीवी खुश। फैक्ट्री में गए, उधर गए, डांट पड़ती थी, घर में गुस्सा आता था, गुस्सा किस पे उतरता था? बीवी पे। तो मुझे सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं, मैं किसी से कुछ कह नहीं सकता था। मेरे अंदर तो वो तूफान, कीचड़ सब जमा था। उस समय जो है मुझको रियलाइज हुआ कि भाई ये तो मुझे समझने वाली है नहीं। तो उठा पटक शुरू हो गई, गुस्सा शुरू हो गया। अब कोई लड़की अगर शादी करके और ससुराल जाती है तो माँ क्या करती है? लड़की के ऊपर नजर रखती है, कुरेद कुरेद के पूछती है। अब जो समझदार होती है वो आधी बात बताती है, आधी बात अपने तक रखती है ससुराल की। मेरी बीवी ने पूरी बात बतानी शुरू कर दी। क्यों? वो भी कब तक झेलेगी? और जब पूरी बात बताई, तो मेरा सास का रवैया दूसरा हो गया मेरे लिए। आज तक मुझे अपनी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरी सास की बुराई करे। इतनी अच्छी मेरी सास थी। कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला, आज भी कोई नहीं मिला। लेकिन मेरी उनसे पट्टी खाई। जब देखो तब डांट। क्यों? गुस्सा मेरी नाक पे। मुझे सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं। यहां तक कि मैंने एक बार सुसाइड भी करने की कोशिश करी थी, मेरे हाथ में 22 टांके हैं। हाथ लेके शीशे में मार दिया था।
नस कट जाएगी, खून बहेगा, नस का जुड़ेगी नहीं और मैं चल दूंगा। लेकिन कमबख्त नस भी नहीं कटी। क्यों? क्योंकि मुझे आगे झेलना था। फिर मैं कहता था भगवान मैं ही क्यों। खैर करते करते बच्चे बड़े होने लगे, परिवार बड़ा हो गया, कुछ ऐसी बातें हुई कि मुझको अपनी दवाई की कंपनी से अलग होना पड़ा, मामा लोगों से अलग होना पड़ा, अपना काम। और जब अलग हो ना, उसके 2 महीने पहले से मैंने लेबर के अंदर, साहब के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो मुझको दिल से चाहते थे। मतलब मेरी इज्जत सब करते थे, सब करते थे। और मैं सबको प्यार भी करता था। और सब मुझे वहां पे समझाते भी थे। मामा लोगों ने क्या दवाई बनाना सिखाया होगा, जो उसका वहां के स्टाफ लोगों ने सिखाया। मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट हूँ, ऑल ओवर इंडिया अप्रूव्ड बाय ड्रग अथॉरिटी। मैं दवाई की कंपनी में कहीं भी चला जाऊंगा, मुझको नौकरी मिल जाएगी एज एन मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट। मेरे नाम का अक्षर साइन होती है वहां पे। बच्चों का खेल है ये दवाई बनाना, जो हम लोग खाते हैं, टैबलेट, सिरप, ऑइंटमेंट, कैप्सूल। ये मेरे लिए बच्चों का काम है, कुछ नहीं है। वो सीख लिया मैंने सब। मामा लोगों से अलग हो गए तो सोच लिया कि अब जिंदगी में फैक्ट्री लगानी ही नहीं है, अपना खुद का काम करना है। और कुछ ऐसा हुआ अलग होने पे जिसका रिग्रेट मुझे आज तक है। उन्होंने मुझसे हम लोगों से बोलना बंद कर दिया। वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। और फिर जब अलग हुए, सब कुछ हो गया, उसके बाद मैंने उनसे माफी भी मांगी। लेकिन जब अलग हो जाता है ना परिवार से, तो वापस परिवार में फिर वो जुड़ता नहीं है। अगर खुशी खुशी से अलग हुआ, उनके कहे अनुसार अलग हुआ, तब तो वो साथ होता है। लेकिन जहाँ खुशी नहीं होती है ना, फिर वो गम के बादल सब छा जाते हैं। तो वो चीज मेरे अंदर घुस गई। मेरी गलती नहीं भी थी तो भी मेरी गलती हुई, क्योंकि उसका मोहरा मैं था, बेस मैं था। प्लानिंग दूसरे की थी, भाई की थी, माँ की थी, ऐसा था वैसा था। उसका हिस्सा मैं भी था। वो ये इंड्यूशन मुझे पहले हो गई थी, अलग होना है। और मम्मी से कहता था तैयारी कर लो, लेबर से कहता था हम जा रहे हैं। 2 महीने पहले। और ये किस्सा 2 महीने बाद हुआ। अलग हो गए, अपना धंधा किया, दुकान खोल के बैठ गए हॉस्पिटल के सामने। तो भी नहीं चला पाए, 3 साल करी, लॉस हो गया, सब खत्म। बंद कर दी। बंद कर दी तो उसके बाद घर में जो है दुकान खोली, कपड़े की, क्योंकि मेरे ससुराल में कपड़े का काम होता है, यहाँ पे हैंडलूम्स का काम है। चक्रोता रोड में है हरियाणा हैंडलूम सेंटर। पर्दे वर्दे सब वो है। तो मेरे सास ससुर ने मुझको सपोर्ट किया, मेरे साले ने बहुत सपोर्ट किया। वहां से थोड़ी रोजी रोटी निकली, बाकी सपोर्ट। फिर वहां तक बच्चे जो है, बेटी मेरी हाई स्कूल में आ गई थी, बेटा थोड़ा और ऊपर लेवल में आ गया था। मतलब बच्चों की पढ़ाई परवरिश सब मेरे साले ने करी, मेरे ससुर जी ने करी। मतलब मुझे कुछ नहीं करना पड़ा उस समय भी, जब बच्चा था, जब ये हो गया तब भी। तो ऐसे मेरी जिंदगी आगे इंजॉय निकली। दुकान ब, वो दुकान के साथ साथ मुझे नौकरी मिली, ढूंढी, मेरे भाई ने ही लगवा के दी। जहां वो काम करता था, वो थे पान मसाला फैक्ट्री के अंदर, गुटखा। एक दवाई वाला जो जान बचा रहा है, और एक जहर बेचने वाला जो जहर दे रहा है। दोनों तरफ का एक्सपीरियंस, वहां का एक्सपीरियंस था तो वो एक्सपीरियंस काम में आ गया। लेकिन पान मसाला में रेड पड़नी है ड्रग अथॉरिटीज की, उसकी एक्साइज की। सब तो साले भाग जाते थे, मैं बीच में पड़ता था। और दूसरा, पान मसाला फूड में आता है, तो फूड लाइसेंस चाहिए। फूड लाइसेंस में वो फेल। तो फेल होगा तो केस किसके ऊपर चढ़ेगा? जिसके नाम लाइसेंस होगा, लाइसेंस मेरे नाम। तो उन्होंने पहले कह दिया था फूड लाइसेंस में तुम्हारा नाम होगा तभी नौकरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है भाई। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर चालू हो गए बाबूजी के।
जब देखा कि अति हो गई तो हमने कह दिया कि मुझे नहीं करना, अब ये पिंड को छोड़ो, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। वो छोड़ के क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मेरी बेटी टॉपर है, क्लास 8 से फर्स्ट है, टॉपर है। आईसीआईसी टॉप किया, नंबर 1 आई पूरे यूपी में, उसका नंबर 1 नाम। इंटर पास किया, टॉपर। 10+2 टॉपर। एचबीटीआई में कंप्यूटर इंजीनियर कोर्स किया, उसमें थ्रू आउट टॉपर चारों सेक्शन में। और जब उसकी नौकरी लगी, लोग आते हैं वहां पे और कंपनी आती हैं। जो पहली कंपनी आई थी वो इंडियन ऑयल थी, ड्रीम प्रोजेक्ट। उसने कहा था कि भाई अगर मैं कुछ लेके जाऊंगा, अब कहीं दूसरी जगह नहीं लोगे। उसने कहा पापा ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा जाओ, अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब है, तुम काम भी नहीं करोगी तो भी तुमको नहीं निकाले जाएंगे, और वैसे भी तुम काम किए बिना रहती नहीं हो, तुम तो टॉपर हो। और जो पहला बच्चा उन्होंने बुलाया था वो ये थी। कहती क्या पूछेंगे? मैंने कहा जो पूछेंगे उसका जवाब देना। आधे घंटे बाद वो बाहर आई, वो फोन किया उसने। मैंने कहा क्या हुआ? कहती सिलेक्शन हो गया। मैंने, क्या पूछा? कहती कुछ नहीं पूछा, बस खाली इतना पूछा कि आप गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हो, आप क्यों आना चाहते हो। तो उसने कहा कि पापा जो हैं वो प्राइवेट में हैं, और वो कहते हैं कि हमने प्राइवेट का हाल देख लिया है, तुम ये गलती मत करना कभी प्राइवेट जॉब के लिए, तुम गवर्नमेंट की जॉब की अप्लाई करो। अगर वो कंपनी गवर्नमेंट वाले सेमी गवर्नमेंट है, चलो ठीक है, ले लिया तो ठीक है, नहीं तो बाकी प्राइवेट कंपनी तो आ ही रही ना, तुमको तो ले ही जाएंगे उठा के। जब उसने इतना कहा, ओके डन, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम जाओ। हो गया। उसकी ट्रेनिंग हुई गुड़गांव में 15 दिन। 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, 15 15 दिन वहां पे रही है और 1 महीना बॉम्बे में रही है। बॉम्बे में ट्रेनिंग पूरी करके उसको बॉम्बे शिफ्ट कर दिया कि तुम बॉम्बे ही करो। तो इसकी कोडिंग बहुत अच्छी है, शी इज एक्सपर्ट इन कोडिंग कंप्यूटर में। और कंप्यूटर का मेन बेस होता है कोडिंग। जिसको कोडिंग आती है कभी खाली नहीं बैठ सकता, और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई वहां पे। और 1 साल बाद उसने हमको भी बुला लिया, तो काम ही नहीं था, घर में बैठे थे, सब कुछ बंद करा के काम करके पैकअप करके। अच्छा, उस समय वो क्यों बुलाया? क्योंकि जो है कि जहां हम रहते थे वो घर जो है नाना जी के ही घर में उन्होंने एक पोर्शन बना के हमको दे दिया था रहने को, और कह दिया था कि तुम इसको जिंदगी में बेचोगी नहीं, जब तक यहाँ हो तुम रह सकती हो, लेकिन जब तुम यहाँ से जाओगी बेचोगी तो मामा को दे के जाओगी, उन्हीं की प्रॉपर्टी उनके पास रहेगी, किसी और को नहीं दोगी। तो बेच बाच के करके मम्मी और भाई के साथ शिफ्ट हो गई, हम इधर शिफ्ट हो गए और बेटी के पास चले गए। अब आए तक अब तो मेरा सपना था बॉम्बे आने का, भगवान से कहता था बाप मुझे बॉम्बे रहना है, और मेरा सपना मेरी बेटी ने पूरा कर दिया, बॉम्बे बुला के। और जब उसका बॉम्बे ट्रांसफर हुआ, जॉब लगी, मेरी वाइफ रो रही थी, हाय इतनी दूर चली गई वो। मैंने क्या लंदन चली गई है क्या? अरे अच्छा है बॉम्बे रहेंगे आराम से, समुद्र के किनारे ठंडी हवा खाएंगे, क्या, जाने दो उसको, चलो बॉम्बे। 1 साल बाद उसने हमें बॉम्बे बुलाया, मैं 8 साल रहा, वो 9 साल रही, 10 साल रही, और बहुत आराम से बॉम्बे बीता। वहां जाके जो है कि अरे मीटिंग शुरू हो गई, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, सेशन में हूँ। तो वो हो गई बॉम्बे में। कुछ दिन रह के खाली बैठे बैठे मैं कहता था कि भगवान यहाँ तो भेज दिया, यहाँ पे कुछ नौकरी वोकरी करा दो तो जो है कि खालीपन दूर होगा। वहां मेरा एक साला था, कजन साला, उसने जो है कि अपने दोस्त के यहाँ मुझको नौकरी लगवा दी, वो इंजीनियरिंग कंपनी थी। अब भाई साहब समझिए कि दवाई लाइन का कंपना, पान मसाला गुटखा का सब घर भरा के इंजीनियरिंग कंपनी में घुस गया। कैसे घुसा? कि मुझे लाइजनिंग आती थी, लाइजनिंग का जॉब मिल गया।
तो मैंने उन्हें पूछा तुम्हें क्या आता है। मैंने कहा मुझे या तो दवाई बनानी आती है, मैंने ये काम किया हुआ है, मुझे लाइजनिंग भी आती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने लाइजनिंग का काम मुझको दे दिया, 25,000 रुपये सैलरी रख दी बॉस ने उसकी। 1.5 साल कट गए, धक्के खाते खाते, बॉम्बे की सड़क छापते छापते, लाइजनिंग वर्क में चक्कर लगा लगा के, तो भी काम उनका पूरा नहीं हुआ। जब देखा काम नहीं हुआ, तो उन्होंने जो है अपने दूसरे, जिन्होंने उनके अंडर कर दिया, भैया इसको झेलो। कुछ समय उनके साथ रहे, और फिर जो है कि उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर तुमको काम करना है तो तुम्हारी तनख्वाह 15,000 रुपये होगी, कर लो, नहीं तो छोड़ दो। मैंने कहा अगर आपको निकालना ही है तो आप सीधे मुंह में बोलो ना, पैसे कम करके कौन काम करवाता है? इंक्रीमेंट होता है कि डिक्रीज किया जाता है? मैं छोड़ दी, हट गया यहाँ से। फिर भटकना चालू हुआ। फिर भटकते भटकते मैं एक एड कंपनी में पहुंच गया। भैया नौकरी दे दो। कहता नौकरी तो नहीं दूंगा, काम करवाओ, जो काम करोगे उसका कमीशन दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया, इस वाले एड वाली कंपनी में है, कहीं मौका लगा तो खुद भी एड वाले में आ जाएंगे। तजुर्बा था बात करने का, अच्छा था, सब कुछ था, बात करते थे। लगा है चक्कर कांटेक्ट में। और कांटेक्ट किससे करने हैं? हीरो हीरोइनों से, प्रोड्यूसर से। जहां पे ऐड आएंगे, तो भाई साहब बॉलीवुड का अंदर का रास्ता खुल गया मेरा, जो मेरा दूसरा सपना था। हम बॉलीवुड के अंदर घुस गए मजे से। आहा, अब मजा आएगा। तो ये रवैया हो गया। धीरे 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 बॉलीवुड की पकड़ बनानी शुरू कर दी। 2-3 प्रोड्यूसर ऐसे मिल गए जिनके साथ लग गए, पूरा काम समझा, उनके राइट हैंड बन गए। कास्टिंग का काम पकड़ लिया। जितने जूनियर आर्टिस्ट थे सबको बुलाते थे, उनका ऑडिशन लेते थे, काम दिलाते थे। लेकिन असली खेल तो दूसरा था। और उसी में ही मौका मिल गया, खुद की अपनी जो है शॉर्ट फिल्म्स बननी शुरू हो गई। नापतोल वाले के ऐड शुरू हो गए, उसमें जाके नापतोल ने काम किया, ऐड किया। कभी देखिएगा, सर्च करिएगा नापतोल के ऐड। हो सकता हो शायद मेरी मिल जाए, भटकते हुए की। शॉर्ट फिल्म्स करी। वो सफर बहुत अच्छा था मेरा। अब तक की जिंदगी का क्रीम सफर था बॉलीवुड का, जो मेरा दूसरा सपना पूरा हुआ। आज भी मेरे मोबाइल में सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के नंबर हैं, जिनके मैसेजेस आते हैं, सर मुझे काम दिला दो। छोड़ दी तो छोड़ दी जगह। ये फूल बिजनेस नहीं होगा। शक्ल दिखाओ, शक्ल बंद करके बैठे हैं सब। खिड़की दरवाजे खोलो सर ना, तब तो इसकी मजा आएगा सुन रहे, कहानी बताने में। आपको तब सुन रहे हैं अच्छे से। तो बॉलीवुड का मजा ले लिया हमने। और जो रिश्ते खत्म हो गए थे, मामा के, मामियों के, उनके बच्चों से बात करना बंद हो गया था, उन तक जब पहुंची कि साहब तो बॉलीवुड के अंदर घुस गए, तो फिर फोन आने शुरू हो गए, रिश्ते सुधरने शुरू हो गए। हमने कहा वाह, तेरी माया। मेरे बच्चे आ रहे हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, उनको सलमान खान से मिलना है, मिलवा दो। मैंने कहा सलमान खान तुम्हारे लिए बैठा है, पैसा खर्च करो, तुम्हारे घर में खाना खिलवा दूंगा। लाओ पैसा, उसमें अपना भी पैसा बनाऊंगा, तुम्हारे घर खाना भी बनाऊंगा, तुम्हारे शौक पूरे करा दूंगा, उसको भी पैसे जाएगा। ये होता है जब आप एक कामयाबी के रास्ते में पहुंच जाते हैं ना, तो दुनिया आपको सलाम करती है। लेकिन जब तक आप उस रास्ते पे नहीं आओगे ना, दुनिया आपको ठोकर मार के भगा देगी। ये है सबसे पहला बड़ा सबक जिंदगी का। जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। बचपन में रहे पिता के सहारे, थोड़े बड़े हुए पिता चले गए नाना के सहारे, नाना चले गए मामा के सहारे, मासी के सहारे। शादी हो गई, मामा से हट गए, बीबी के सहारे साथ जो हो गए, बीबी के माँ बाप के सहारे, ससुराल के सहारे। बच्चे बड़े हो गए, नौकरी पे लग गए,
बच्चों के सहारे बैठे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। क्या करें। बॉम्बे से ट्रांसफर हो गया बेटी का गुड़गांव, बेटा चला गया दुबई। बेटा दुबई में बैठा है, रो पीट के भी वो भी पास हुआ, पढ़ाई हो गई उसकी। इंटर पास से वहां से हटा दिया था, दूसरे स्कूल में डाला, वहां से इंटर पास कराया। और फिर वो कहता है, उसको भेज दिया काम में, जाओ पढ़ाई नहीं करनी, जाओ नौकरी करो। बेटे की नौकरी लगी कॉल सेंटर में। वहां की जिंदगी उसने देखी, हमने वहां की जिंदगी देखी, उठा के घर ले आए, भैया कॉल सेंटर में नौकरी नहीं करानी। मैंने कहा तुम होटल मैनेजमेंट का काम कर लो, वहां पे पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, मौज मस्ती है, दो चार छह सब्जेक्ट होंगे और पास हो जाओगे, मिल जाएगी अच्छी अच्छी नौकरी वोकरी, कहीं पे नौकरी कर लेना। कहता ठीक है। भाई साहब ने पूरे साल पढ़ा ही नहीं था। एग्जाम के समय एक हफ्ता पहले भाई साहब ने पढ़ाई करी थी, किताब खोली थी, क्योंकि उसका रवैया ही नहीं था पढ़ने का, क्योंकि जो मैंने किया वो उसी उसके साथ भी हो रही थी। लेकिन वो इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट। मेरे दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। होटल मैनेजमेंट की फॉर्म आया, फॉर्म भरा, एडमिशन हो गया। कहाँ लेने जाएं, तो मेरे एक जान पहचान वाले हैं, लीला में काम करती हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनके पास गए, उनसे पूछा, वो साउथ है, इधर उधर है, दो चार अच्छे नाम हो गए। भाई साहब ने साउथ भर दिया, साउथ में उसका सिलेक्शन हो गया आईएचएम में। वहां पे पढ़ाई शुरू हो गई बैंगलोर में। पहले ही दिन फोन आ गया, पापा आप तो कहते थे कि यहाँ पे किताबें नहीं, अब 13 किताबें हैं पढ़ने को फर्स्ट सेमेस्टर में। मैंने कहा जाओ पढ़ो जाके फिर। मैंने कहा पढ़ो जाके फिर, अब तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, एडमिशन तुम्हारा हो गया। भाई साहब पढ़ पढ़ा के पास हो गए बढ़िया। लेकिन वहां से उसकी कढ़ाई चालू हुई, बेस, जो उसका बेस बना जिंदगी का। हॉस्टल में रहना, वो उस तरह से करना। कंपनियां आई, अच्छी कंपनियां आई, बोस आई, बोस में चला गया, होटल लाइन में गया ही नहीं। बोस जिसके स्पीकर हम लोग सुनते हैं, जी। ओके। वो। भाई साहब एक लेवल पे पहुंच गए, वहां से अपना ट्रांसफर कराया, हम बॉम्बे पहुंच गए थे, अगले साल वो आ गए बॉम्बे में, साथ रहने लगे हम लोग। अभी तक अलग अलग रह रहे थे, अब साथ रहने लगे। बोस से छोड़ के जो है रिलायंस में आ गए, एप्पल में आए, एप्पल कंपनी में काम किया। काम करके एप्पल कंपनी काम करके बॉम्बे ट्रांसफर हो गया, पूरा संभाला उसने बढ़िया। एप्पल के बाद रिलायंस में आ गए, रिलायंस डिजिटल में। उनका ट्रांसफर हो गया कलकत्ता, कलकत्ता चले गए। कलकत्ता से वो दुबई पहुंच गए, अब वो दुबई में है। तो ये होती है मेहनत, जी। फील्ड मेहनत। उसने मेहनत करी, किसी ने उसको वो नहीं किया, अपने दम पे आज वो मुंबई दुबई में बैठा है। मेरी बेटी ने मेहनत करी अपने दम पे, इंडियन ऑयल में है वो, गुड़गांव में उसकी पोस्टिंग है। हम बॉम्बे से गुड़गांव आ गए, गुड़गांव में रहे। गुड़गांव में रहने से मुझको ये हुआ कि एक दिन वी वर नॉन नॉन वेजिटेरियन, 5 दिन नॉन वेज खाते थे। इंदिरा गांधी के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था, 2 महीने का नॉनवेज मेरे घर में अंदर था, हम लोगों के घर में। और एक एक जो है ना, उसका टंगड़ी मुर्गे की, वो मिलती थी खाने को, रोज रात को। ये पता नहीं कितने दिन कर्फ्यू चलेगा, किसी को अगर नहीं मालूम तो। इंदिरा गांधी के टाइम पे जो कर्फ्यू हुआ था, सरदारों के साथ जो हाल हुआ था, अपने मदर फादर से बैठ के पूछना क्या हुआ था, वो आपको बताएंगे सारी कहानी। यस। वो सब मैंने देखा। वो सब देखते देखते एकाएक मेरे मन में आया, नॉनवेज छोड़, तो नॉनवेज छोड़ दिया। नॉनवेज छोड़ने से ये हुआ कि उसके बाद से जो है पितामा की अपने अब वीडियोस आनी शुरू हो गई। मैंने कहा ये क्या, उनकी बांसुरी की आवाज तो बहुत अच्छी लग रही थी। आंख बंद करके सुनने लगे। 1 महीना शुरू हुआ तो उसके बाद जो है कहा कि जो भैया यहाँ तो कुछ खेला है, अब इसके अंदर घुसना पड़ेगा। तो अंदर से आवाज आई, घुस जाओ। तब फिर
सोचा कैसे घुसे, उसके लिए तो मुझे वही गुरु चाहिए, अगर ये चीज करनी है तो। अब गुरु कैसे ढूंढे, मैं तो जानता ही नहीं किसी को। तब वो जो है अचानक स्क्रॉल डाउन करते करते एक वेबसाइट आ गई गूगल में। वो पितामह की पीएसएसएम की वेबसाइट थी। उसको स्क्रॉल डाउन किया तो उसमें मास्टर्स के वाला बटन आ गया। मैंने कहा ये क्या मास्टर, चलो इसको दबाते हैं। दबाया तो मास्टर के जो है वो डिस्ट्रिक्ट आ गए। ये डिस्ट्रिक्ट, मैंने कहा अब ये डिस्ट्रिक्ट क्या है। एक को खोला तो देखा जो है कि उसका नाम और नंबर लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, मतलब इसमें मास्टर के नंबर हैं। तो मैं कहाँ रह रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव। तो मुझे वहां का नंबर चाहिए फिर मास्टर का ढूंढे। गुड़गांव वहां का तो नहीं मिला, दिल्ली के उसमें कई मास्टर के नंबर मिले। मैंने कहा अब इससे किससे बात करी जाए। 2-3 दिन तक सोचता रहा। फिर एक दिन बैठा, स्क्रॉल डाउन किया। अच्छा, तब तक मैंने आत्मा का सफर देखना शुरू कर दिया था, अरुणा मैम का। पीएमसी, हाँ। आत्मा का वो क्या है, आत्मा की यात्रा। आत्मा की यात्रा। हम्म। वो मुझे बहुत अच्छा लगता, हम्म। वो मुझे बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा मेरा एक और चैनल है, बॉलीवुड, बॉलीवुड करके है कुछ, जो मेरा बंद हो गया। उसमें मैं बॉलीवुड का सफरनामा करके जो है कि मैंने सोचा था कि कभी होगा तो मैं बॉलीवुड का सफरनामा, एक्टरों का इंटरव्यू लेके उसमें डालूंगा। हम्म। ऐसे जूम के थ्रू बुलाऊंगा, उसके उसमें डालूंगा। ये जी। मेरे दिमाग में था। हम्म। तो वो स्क्रॉल डाउन किया, अरुणा सहगल जी का देखा था, उनका नाम देखा, उनका नंबर देखा। मैंने कहा इन्हीं से बात करते हैं। इनसे बात करी, ऐसा ऐसा है। कहते रुको मैं अभी बाद में फोन करती हूँ। हम्म। आधे घंटे बाद उनका फोन आया तो उन्होंने पूरी बात सुनी। कहती कहीं इधर उधर जाने की नहीं है, चुपचाप घर में बैठ जाओ और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दो और कुछ मत करो। हम्म। 1 हफ्ता ये करके उसके बाद मुझे बताना क्या है। हम्म। भाई साहब, वो जो कहानी मेरी शुरू हुई, तो वो तो मेरी दूसरे लेवल पे थी। और 1 हफ्ते के अंदर जिसने कभी मेडिटेशन किया ही नहीं जिंदगी में, उसके खानदान में नहीं किया, वो 1 हफ्ते के अंदर मैं 1 घंटे का रोज का मेडिटेशन करना शुरू हो गया था मेरा। पूरा 1 घंटा नॉन स्टॉप बैठना, बैठा रहता था आंख बंद करके। बीबी से पटरी खाती नहीं थी, जब बोलो तब लड़ाई होती थी। तो तुम जाओ उस कमरे में, मुझे यहाँ बैठने दो। लड़ झगड़ के लड़ाई करके आके चुपचाप बैठ जाता था। 1 घंटा निकल गया। वो कार्यक्रम आज तक भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, वो छूटा नहीं है। मैंने अभी तो भी भगवान लोग से कहता था, कैसे। भगवान ये है क्या, मैं है क्या, है क्या, मैं ही क्यों, वाई। इस वाई का जवाब मुझे नहीं मिल रहा। मैं क्यों, जो चीज मेरे साथ हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या गुनाह मुझसे हुए हैं, मुझको बताओ तो, मुझे रास्ता तो दिखाओ। वो रास्ता था ये पितामह के थ्रू अंदर आने का। तो ये जो मेरी अपफ्रंट जिंदगी थी वो यहाँ पे स्टॉप होती है और यहाँ से मेरा ध्यान का सफर शुरू होता है। अरुणा शेखर जी मिली, 1 हफ्ता हुआ, 1 घंटे का। मैंने उनको बताया कि मैंने 1 घंटे का ध्यान किया, वो मेरी प्रैक्टिस हो रही। कहते अभी 1 हफ्ता और 1 घंटे में लेके आओ। इस तरह से करते करते 2-3 महीने निकले। 2-3 महीने के बाद कोई एक फंक्शन था जहां तक मुझे ख्याल है, हाँ, पीएमसी का ही था उसका था। तो मैं वहां पे गया, उन्होंने मुझे बुला लिया कि मैं वहां पे हूँ, वहां पे आओ, आके मिल लो। वहां भी पहुंचने में मेरी नानी याद आ गई थी। बीबी से उठा पटक हुई। मैंने कहा भैया नमस्ते, तुम घर में बैठो, मैं जा रहा हूँ। चल दिए, जाके फंक्शन अटेंड किया, सबसे मिले, देखा सबको, कुछ चीजें समझ में आई। उस समय वो फंक्शन जो है कृष्णा सर ने वहां पे होल्ड किया था। अब क्या फंक्शन था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन था। हम्म। क्योंकि वो चीजें जो है मैं देख चुका था, स्टेज में कैसे होता क्या होता, क्योंकि मैं नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ था, मैं एमवे कंपनी से जुड़ा हुआ था, वो मुझे सब चीज मालूम थी। हम्म। मैंने कहा ये चीज है यहाँ पे।
तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पे जो है मुझे कृष्णा सर साथ देंगे और मुझे कृष्णा सर को पकड़ना है। लेकिन उसके पहले, वो चीज कृष्णा तक पहुंचने से पहले, उस समय तो सब देख लिया, अच्छा अच्छा हुआ। अरुणा मैम से पहली बार मिला, कहते हैं कि कल जो है वो संडे है, वहां पे आ जाना वसंता मैम के यहाँ, पिरामिड में बैठ के ध्यान करेंगे। अरे ये पिरामिड अब क्या है? कहते आ जाओ फिर बताएंगे। घर में पिरामिड बना था, हम सब दल पहुंच गए, ढूंढते 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 बैठ गए वहां पे, ध्यान चल रहा था। वो समय, क्या समय था, क्या शांति थी, क्या एनर्जी था। तब वो रियलाइज हुआ मुझको, पिरामिड क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उस एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सब लोग पिरामिड में जाओ, बैठ के ध्यान करो। जिसके पास नहीं है, घर में टोपी ला के बैठ जाओ, मेरे पास रखी, वो टोपी रखी वहां पे, उसको पहन के ध्यान करो। मैं तो घर में रख ही नहीं सकता था, वो तो बीबी कहती ये क्या बवाल ले आए हो, चुपचाप ला के रखी अपने बगल में। मैंने कहा मुझे पिरामिड हाउस बनाना है, कहती नहीं, यहाँ पे ऐसे करें, यहाँ ऐसे करें, इतनी बड़ी जगह है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे पढ़ करके एक पिरामिड का शेड बना देते हैं। कहती कुछ मत करना। अभी गया, अभी वो समय नहीं है। खैर, लीग से हट गए थे। तो वो अरुणा जी से साथ हुआ, वहां का दिल्ली का सफर शुरू हुआ। फिर पीवी रामाजू राजू वाजू आए। और एक दिन जो है कि मैं पता नहीं कैसे जो है कि, अच्छा, कृष्णा सर से मुलाकात हुई थी एक बार। उन्होंने वहीं 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 पे पीवी रामा राजू से बात हुई थी। और जसवी मैम के यहाँ वही मीटिंग फंक्शन जो भी आप कहो, सब लोग बैठ के ध्यान कर रहे थे, वहीं पे सब इकट्ठे थे। वहां पे कृष्णा सर मुझे दिख गए, तो मैं उछल गया, मैं उनके पास पहुंच गया। हम लोगों ने फोटो वोटो खिंचाई भाई, इतने बड़े आदमी, फोटो नहीं हो तो कैसे होगा। फोटोबाजी भी हो गई, पूरे बॉलीवुड स्टाइल में। वहां पे फिर मैंने उनको कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ये है, मैं इस तरह से हूँ और मैंने अभी शुरू किया है। और मुझे, ये गुड़गांव रहता हूँ, आप भी यहाँ गुड़गांव रहते हो, क्या हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे टीम बना सकते हैं? सीधे बोला कि मेरी प्लानिंग ये है, मैंने सब कुछ देख लिया, समझ लिया, वो सब चीजें हैं, अब मैं उसमें नहीं जाऊं। मैं तो सीधे सीधे आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझे अपने साथ जोड़ लो, हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम रखते हैं ध्यान साधना करके। और अपना ग्रुप शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा अपना वो था चैनल, उसको मुझे शुरू करना था। तो मेरे पास चैनल भी है, आपका मुझे इसमें साथ देंगे? कहते हैं हाँ ठीक है, चलो चालू करते हैं। चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे जो है मन में आया, आगे और ब्रह्म ज्ञान जोड़ दो। ब्रह्म ज्ञान उनसे पूछा, कहते हाँ जोड़ो जोड़ो, जो मर्जी जोड़ो, जोड़ दो। तो ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान बन गया। अब देखो ये कैसे पितामह खेल खेल रहा है। उस समय तो ये समझ ही नहीं था, वो तो जो मन में आया कर दिया। बच्चे को माना में आया, गुल्ली डंडा लिया, हम तो घर के अंदर डंडा खेलेंगे, चाहे वो उसमें कांच में लगे, चाहे उसे उससे क्या पता। वो तो खेलना था, हम खेल रहे हैं, बिना सोचे बिना समझे, बस चलते चले जा रहे हैं। वो इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरी मंजिल का रास्ता यहीं से निकलना है। कहाँ लेके जाना मुझे नहीं मालूम। ग्रुप बन गया, हम लोगों ने खूब मेहनत करी ग्रुप में। वो बताते गए, मैं करता गया, वो बताते गए, मैं करता गया। एक जगह आके कुछ दिन बाद अटक गया। मैं कहा यहाँ है, कहते मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मेरा ये पार करके रुको। उन्होंने मुझको एक जीना दिया, उस समस्या को उसने पूरा हल किया। बच्चों की तरह उसने मुझको हर एक चीज समझाई। कहते, मुझे परेशान कर, जाओ उसको परेशान कर। आज भी, तारीख में भी, वही एक है जो मेरी रीढ़ की हड्डी है। अगर वो नहीं है तो मैं कुछ नहीं। वो मुझे डांटती भी है, प्यार भी करती है, समझाती भी है, एक गुरु की तरह भी है, एक माँ की तरह भी है, एक बहन की तरह भी है, और एक बेटी की तरह भी है। जी। और उसका नाम है अपर्णा। पीएमसी राजस्थान को देखती है, पीएमसी बिहार को देखती है, स्वाति पूना नाला को देखती है, हम्म। पद्मा माँ को देखती है, जिनका पत्रिजी मेडिकल चैनल है। हम्म। उनकी बैकबोन है सबकी वो।
जितने वो फंक्शन होते हैं, ध्यान जागना होती है उसकी, वो बैकग्राउंड होती है पूरे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की। हम्म। पीएमसी अफ्रीका को देखती है, ओके। उसके साथ वो मुझे देखती है। हम्म। वो मेरी रीढ़ की हड्डी, अगर वो नहीं है मैं कुछ नहीं। हम्म। जो है वो सब कुछ है। जी। अगर मुझे रोना भी आ रहा होता है ना, मैं उसको मैसेज डाल देता हूँ कि हाँ ये हो रहा है मेरे साथ। जी। उसका फोन आ जाता है, मेरे आंखों से आंसू निकल आते। कहते खाली हो गए हो? हाँ हो गया हूँ, चल दो। या। पितामा का बर्थडे वीक बनाया था हमने। 12 घंटे 12 मास्टर, एवरी वीक, एवरी डे इन ए वीक, 7 दिन, डेली सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक के सेशन। और संडे को पितामा का बर्थडे था, 11 तारीख को। जी। उस दिन 13 मास्टर थे, वाह। यानी 13 घंटे। 13 घंटे। आप बता दीजिए, आप में से कोई है ऐसा जिसने किया हो? 12 घंटे का। और उसकी शुरुआत होने से पहले मैं 12 घंटे का यागना कर चुका था। हम्म। पत्ती जी डिजिटल यागना, हम्म। कृष्णा सर के थ्रू, 12 मास्टर का। हम्म। वहां से ये जो कहानी शुरू हुई, जी। मेरी रगड़ाई शुरू हुई, मेरी कढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। फिर धड़ाधड़ सेशन, धड़ाधड़ सेशन, धड़ाधड़ सेशन। पितामह भेजते गए, हम करते गए, बढ़ते गए, करते गए। दिन दिन में 5-5 सेशन होने लगे। 5 सेशन दिन में। जी। एक अकेला आदमी जो मैनेज कर रहा है, मास्टरों को भी बुला के लेके आ रहा है, फ्लायर भी खुद बना रहा है, बात भी खुद कर रहा है, चैनल, जूम मीटिंग भी खुद अरेंज कर रहा है, यूट्यूब में भी खुद लोड कर रहा है। उसके बाद अगले दिन की पूरी तैयारी कर रहा है। जी। तो बीबी से लड़ाई होगी कि नहीं होगी? यस। ये बात कौन कहे? मुझे सुनने वाला तो कोई था नहीं। वही तो है। तो वो भी मेरे अंदर। हम्म। फिर इंड्यूशन शुरू हो गई। फिर एक समय ऐसा आया, 3 साल तकरीबन पूरे होने लगे थे, 2.5 साल, कि भैया वो किराए वाला है, अब दूसरे किराए घर में जाना है। या तो जो है कि वो इतना और 10% बढ़ा देगी तो वो फिर अफोर्डेबल नहीं होगा, कोई सस्ता घर देखें। तो उसके घर की ढूंढाई शुरू होने की बात हुई, तो उससे अच्छा ये है कि अब ऐसा है कि हम लोग देहरादून शिफ्ट होते हैं, वहीं पे अपना घर ले लेंगे और वहां पे चलेंगे। जी। देख लो भाई, ठीक है। जिस इंसान के पास कोई कमाई नहीं होती है ना, आदमी के पास, उसका हाल मेरे जैसा होता है। अपने अपने पतियों को दिखा दीजिएगा हो तो वो समझ जाएंगे कमाई देनी है घर में। वो हाल मेरे जैसा होता है। वो सुनने वाला कोई नहीं था, उसके आंसू भी मेरे अंदर। चलो। लेकिन जाने से पहले, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, मुझे क्या इंट्यूशन हुई। तब तक पितामह मेरे अंदर घुस चुके थे, मेरे दिल के अंदर घुस चुके, पूरी तरह घुस चुके थे। जो कुछ था, पितामह को दे दो, पितामह देखेंगे, पितामह करेंगे, पितामह वो करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, पितामह करवाएंगे। ये मेरे अंदर था। और धड़ाधड़ 5-5 6 6 7 7 हो रहा था, और मैं मजे से मजा ले रहा था। और जाने से पहले मुझे इंट्यूशन हो गई कि पितामह, कुछ तो बात है जो आप मुझको वहां भेज रहे हो, क्योंकि मेरी पत्री में तो मुझको पर्वत सूट ही नहीं करता। वो तो समुद्र सूट करता था। तभी तो मैं बॉम्बे पहुंचा था। कोई, मैं बोलना शुरू कर दिया। मैंने जितने भी ग्रुप में आते थे लोग, सबसे मेरी हंसी मजाक होती थी। हंसी हंसी मजाक में कहता था कि मैं देहरादून शिफ्ट हो रहा हूँ, सबको मैंने बता दिया था। हम्म। पितामह ने कोई मकसद दिया है मुझे, कोई बड़ा काम होना है वहां पे, समथिंग इज गोइंग टू बी बिग, मैं वहां पे पहुंच रहा हूँ। हम्म। लेकिन ये चीज, और जरिया क्या बना? मेरी बीवी, मेरे बच्चे। हम्म। मैं वहां पहुंच गया, आ गए। शिफ्टिंग में सब बंद हो गया। और बंद होने से पहले ये था कि जितने मास्टर मेरे पास आते थे सेशन लेने के लिए, सबने डिनाई करना शुरू कर दिया था कि नहीं 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 नहीं। वो डायरेक्ट वे में नहीं कहता था, इनडायरेक्ट वे में, सेशन नहीं लेगी, टाइम नहीं है। और जो मास्टर सुनने आते थे आप जैसे, सबने आना बंद कर दिया। 1 महीना ये हुआ। और कहा वो क्या हुआ? उस 1 महीने में अंत में
मेरे पास जीरो था, नंबर जीरो। जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे मैंने अंत किया। कहते हैं ना, धरती गोल है, जहां से चलोगे बेटा वहीं पहुंचोगे। हम्म। वही हुआ। जहां से मैंने चला था, ये सर्कल ने आके वहीं पे आके मुझे 1.5 साल का ब्रेक हुआ मेरा देहरादून शिफ्ट होने के बाद। मेरी बीवी ने मना कर दिया कि घर के अंदर ना तुम किसी को बुलाओगे मेडिटेटर को, ना तुम किसी के पास जाओगे, हम्म। किसी से कोई मतलब नहीं। तो मैं ये करने नहीं दूंगी। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है, जाओ। मैं तो अपनी दुनिया में खुश हूँ। वीडियो देख देख के अपना काम मैं कर रहा था। 1.5 साल का ब्रेक हो गया, मैंने किसी से बात नहीं करी, ना कृष्णा सर से करी, ना किसी से करी। अपर्णा से होती थी, वही एक थी मेरी रीढ़ की हड्डी जो मुझे सुनने वाली थी। कहती अभी चुपचाप बैठ जाओ, अभी आपका समय नहीं है, जब आएगा तब चालू हो जाएगा। बैठ के हम्म। 1.5 साल कट गए। 1 महीने फिर आ गए पितामह, चालू हो जाओ, समय खत्म हो गया, बहुत सो लिया। मैं जब चालू हो गया अपना सहना शुरू कर दिया। कहने शुरू कर दिया तो फिर वही कहानी, ना कोई मास्टर सुनने वाला, ना कोई सुनाने वाला। क्या करें? ध्यानी का सफरनामा, चल, बुला बुला के सबके अंदर का गुबार निकालना शुरू कर दिया, जो आप मेरा निकाल रहे हो उस समय। मेरा तो सुनने वाला कोई था नहीं, मैं सबकी सुनता था। मुझे आज भी याद है, इस बात की गारंटी है, जितने मेरे पास आए हैं 90% अपने आंसू निकाल के गए हैं। उनमें से एक आप भी हैं। जी जी जी। सबके अंदर का गुबार मैंने निकाला है, जी कुरेद कुरेद के। जी। परफेक्ट। ये थी, वही सफर अब चालू है। फिर इंट्यूशन हुई कि जिस काम के लिए भेजा वो ये काम है ही नहीं जो तुम कर रहे हो। मैं फिर क्या काम है, किससे मिलना है, वो तो कुछ तो बताइए। मेडिटेशन में बोलना शुरू कर दिया। फिर एक दिन आया कि उठ जाओ, तुम्हारे पास नंबर है, नंबर उठाना फोन, और तुम एक जगह रुक जाओगे एक नंबर पे, उससे जाके बात करो। सुबह उठ गए, छत में चले गए, दो चार फुक्की फुक्की मारी, उसके बाद स्क्रॉल डाउन किया तो किशोर जी के नंबर पे मैं रुक गया। उठाया, मिलाया, बोला। मैंने कहा सर ये बताइए यहाँ देहरादून PSSM में क्या हो रहा है? कहते वो जो हो रहा है मुझे मालूम है। तो मैंने कहा मालूम है तो फिर चलो हम लोग जो है अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं पूरे उत्तरांचल का, उसमें लोगों को जोड़ते हैं। कहते उत्तरांचल क्यों, हिमालय क्यों नहीं? कहते मतलब? कहते हिमाचल, देहरादून और उत्तरांचल तुम छोड़ दो, हम पूरी रेंज कवर करेंगे हिमालय की, जी। जम्मू कश्मीर से लेके सेवन सिस्टर तक, यस। और सबको लेके आएंगे वहां पे। या। फिर उन्होंने मुझे अपनी असली कहानी बताई। कहते ये प्रोजेक्ट मेरे पास 10 साल से है, मुझे कोई इसको करने वाला सही आदमी नहीं मिला। यस। मैंने कहा डन। उसी समय फोन में, पहले ही फोन में ये सब बात हो रही है, यस यस। दूसरे फोन में नहीं हो रही कि 2 बार सोच के बताऊंगा ये ना। जी। करना है तो करना है, पितामह ने आदेश दिया है, वो करना है। हम्म। फिर कोई रोक नहीं है। हम्म। फिर चाहे बीबी मारे या बेलन लेके खड़ी हो जाए या चाकू लेके खड़ी हो जाए, उससे मुझे मतलब नहीं है, उसको वो देखेंगे। झेलो अपनी बहू को, हम तो चले अपने रास्ते। पितामह को मैंने बोल दिया कि अपनी बहू को झेलो, कुछ जरा उसके अंदर डाल दो जैसे आपने मेरे अंदर डाला है, और तुम चले रास्ते। उसके बाद आपको सारी कहानी मालूम है कि कैसे ये यस। ग्रुप बना। सेव द हिमालयस। पि- पितामह, पिरामिड, हिमालयन मूवमेंट। जिस दिन ये सुबह ग्रुप बना ना, 6 तारीख को, हम्म। किशोर जी ने जो है उसमें 2 नाम जोड़ दिए थे हम्म। अपने आप। एक आपका, एक हरजिंदर मैम का। डॉक्टर हरजिंदर। यस। मैंने उनको बोला कि आपने ये तो नाम जोड़ दिए हैं, इनसे बात तो कर लो एक बार। ऐसा ना हो कि जो है पता चला आज आपने जोड़ा, कल वो निकल गई पतली कली से। और यही होता है। या।
हर ग्रुप बिल्कुल। में यही होता है। लोग आते हैं और कुछ दिन रहते हैं, फिर दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं, वहां तो कुछ दिन रहेंगे, फिर तीसरे ग्रुप में चले जाएंगे, फिर वहां रहेंगे, फिर चौथे ग्रुप में चले जाएंगे, फिर घूम घाम के फिर वही ग्रुप में आ जाएंगे। तो मैं तो उनको भटकती आत्मा कहता हूँ। भटक रही हैं, ये आत्माएं भटक रही हैं। क्यों भटक रही हैं? इनको वो चीज मिल ही नहीं रही है जिसके लिए वो आए हैं। यस। एक जगह स्टक ही नहीं होते हैं, उनको यही नहीं मालूम कि उनको चाहिए क्या, क्यों उनका वाई नहीं क्लियर है। 99% ऑफ दिस वर्ल्ड, जितने भी लोग हैं, सब हाउ पे अटके हुए हैं, जो कि हाउ बहुत छोटा है, वो कैसे में अटे, हम कैसे करेंगे, ये हमसे नहीं होगा, हम यहाँ फंसे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको विजन ही नहीं है ना। और विजन क्लियर करना होता है वाइस है। हमको ये काम क्यों करना? आज हम स्पेशलिटी में आए हैं, तो हम क्यों आए हैं? आज हम ध्यान कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? वाई? आप स्पेशलिटी छोड़ दीजिए, अपने घर में देख लीजिए, आपके हस्बैंड ने कहा कि हमको यहाँ जाना है, क्या आपकी हिम्मत है अपने पूछने से कि क्यों जाएं? वाई? पूछ के देखो, आंखें दिखा के ऐसे करोगे "वो"। यस। वाई क्लियर करो। आप यहाँ क्यों हो? इतनी देर से यहाँ पे आप बैठे हो, क्यों बैठे हो? किसके लिए बैठे हो? इन्होंने मैसेज दिया, आप आ गए, यस। क्यों आए? पूछा अपने आप से? पूछिए आगे, घर जाके पूछिएगा, अपने आप से बैठिएगा, अपने को ढूंढिएगा। आखिर आप चाहते क्या हो? इस दुनिया में क्यों आए हो? क्या करने आए हो? और जो करने आए हो वो, क्या वाकई वो काम कर रहे हो या आपको दूसरा काम करना है? क्लियर योर वाई। मेरा वाई क्लियर है कि मुझे ये काम क्यों करना है। इस बड़े काम में ये पितामह का जो मिशन है ना, सेव हिमालय से वो सर्व हिमालय, ये कोई मामूली मिशन नहीं है। जी। ये आगे आने वाले के लोगों के लिए ये पीएसएसएम का सबसे बड़ा मिशन होगा, जो आंदोलन के रूप में चलेगा, और उस वो आंदोलन क्रांति रूप लेके आएगा। इससे बड़ा मिशन पीएसएसएम में जिंदगी भर नहीं होगा। 2032 में आधी से आधी दुनिया रह जाएगी। डिजास्टर इज कमिंग, जिसकी यस। शुरुआत हो चुकी है इस महीने से, दिसंबर के महीने से। इसको आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। जाइए, जाके ज्योतिषियों की जो है ना भविष्यवाणियां देखिए क्या है। उसके लिए आपको अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखना होगा, अगर आपको उसको मीट करना है तो। उसके लिए आपको 24 घंटे ध्यान मग्न होना पड़ेगा। खुली आंख से भी ध्यान करना पड़ेगा, छोटी बंद आंख से भी ध्यान करना पड़ेगा। यस। और ये मिशन में सिर्फ मेरा वो नहीं है, इस मिशन में मेरा सपना बन चुका है। हर एक ध्यानी को एस्ट्रल ट्रेवल के जरिए, चैनलिंग के जरिए मास्टर बनाना है, और उनको चैनलिंग मैसेजेस दिलाना है। ये मेरा मिशन है। बाकी सब मिशन मेरा कुछ नहीं है। जी। सबको हिमालय ले जाके ध्यान करवाना है। हर एक हिमालय के एक एक गांव के अंदर यागना करवानी है। यागना जो चल रहा है इधर उधर, एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन का, वो वहां करवाना है हिमालय में बैठ के। हिमालय सर्व हिमालय सेव हिमालय, हम सेव नहीं कर सकते हिमालय को, लेकिन हिमालय में रहने वाले लोगों को तो बचा सकते हैं। उनके लिए हमको वहां जाना है। वहां रहने वाले पशु पक्षियों को बचा सकते हैं, उनके लिए वहां जाना है। वहां जी। से गंगा नदी, सरस्वती नदी, सारी नदियां हिमालय से आती हैं, उनको बचाना है। इसलिए हमको उस बचाने के लिए अपनी एनर्जी लेवल को उनकी एनर्जी, हिमालय की एनर्जी लेवल से मिलाना है। हमको हिमालय में काम करने के लिए हमको हिमालय की एनर्जी चाहिए। ये चीज हमको सबको बतानी है। और इस काम को मैं अकेला नहीं हूं, मुझे आपको, आपके साथ उसको पूरा करना, जितने यहाँ बैठे हैं वो। ये जो कहानी का है ना, ये तो बाई चांस वाली कहानी है। असली चांस वाली कहानी उसके बाद की ये है। ये तो बाई डिफॉल्ट हो गई मेरे लिए। पितामह ने कहा कि यहाँ सेशन है तुम्हारा, यहाँ जाके ये काम करना है, तुमको अवेयरनेस फैलानी है। वो अवेयरनेस फैलाने में यहाँ आया हूँ। जी। जो आग मेरे अंदर है, वो आग आपके अंदर टकरने आया हूँ। मैं इस समय स्क्रीन में नहीं देख रहा, मैं इस जो नाम लिखे हैं ना, इनका देख रहा हूँ।
किरण नागपाल हो गई, क्या है ये, प्रवीण जी हो गए, मंजू जी हो गई, मोनू कपिल हो गए, ये सब, सुनीता यादव हो गई। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आप चंडीगढ़ में हो, चंडीगढ़ के ग्रुप में हो, मैम के ग्रुप में हो, तो ये आप समझ लीजिए, ये आपके लिए मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मैं आ रहा हूं आपके साथ काम करने के लिए। क्या आप तैयार हो मेरे अंदर की आग लेके अपने अंदर ट्रांसफर करने के लिए? उसके लिए मैं आपके पास आया हूँ यहाँ। और जो पंजाब है ना, वो आग ये पूरे पंजाब से उठेगी। मुझे सारा पंजाब चाहिए इसमें, छोटे छोटे गांव क्लब हो जाइए हरजिंदर मैम के पास आप लोग सब। उनको बोलिएगा कि आशीष जी बोल के गए हैं आपके पास आने के लिए। जी। आपके पास दो ऐसी शख्सियत हैं, एक है हरजिंदर मैम, दूसरा है गुरपिंदर मैम, जिनके साथ आपको कंधे से कंधा मिला के चलना है इस मिशन में पूरे पंजाब को कवर करने के लिए। मैं तो अपना किया है, मेरा जो मुझे क्या करना है वो मैं कर रहा हूँ। और इस मिशन में आप मेरे साथ हो या नहीं, ये आपकी फ्री विल है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी आप मेरे साथ नहीं हो, मैं कहूंगा कि आप मेरे साथ हो। जी। यस। चंडीगढ़ से ही शिवालिक रेंज शुरू होती है ना। हिमालय 3 भाग में है। तो जो लोअर रेंज है, ग्राउंड वर्क भी, जैसे हिमालय का मैं हमेशा बोलती हूँ कि हिमालय डेंजर में है, लेकिन उसकी आप अवेयरनेस। सामने आइए, सामने, सामने आइए स्क्रीन में, साथ अच्छा, में। मैं दिख नहीं रही। ओके। नहीं, आप छुप गए हो। ओके। ओके। हाँ यस। अब ठीक है ना। हाँ। यस। हाँ तो बोलिए। हिमालय भी, मतलब हिमालय की लोअर रेंज से शुरू करेंगे अवेयरनेस। क्योंकि भागते तो पूरे, अगर देखा जाए वर्ल्ड से या पूरे इंडिया से लोग, कुछ भी हुआ चलो जी इंजॉय करने जाते हैं हिमालय, पहाड़ों में चले जाओ। लेकिन पहाड़ों के प्रति उनका फर्ज नहीं होता। वो जो है ना, एक्चुअली वो जो एक ग्राउंड रियलिटी है कि वहां पे भी उनको अवेयरनेस, हिमालय में जाते हैं एक्चुअली वो खींचता भी है। जैसे हिमालय में बोलते हैं कि शुरू से तप स्थान रहा, वो जो हायर पावर्स है खींचती हैं उनको। लेकिन वो लोग वहाँ, वही है ना, अलाइनमेंट जो स्पिरिचुअल लेवल की बजाय वो सेंसरी लेयर में एंड होके आ जाते हैं। तो वही हमारा काम है कि वो जो स्पिरिचुअल लेवल पे हिमालय का इम्पोर्टेंस था उसी को रिवाइव करना। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड, उत्तराखंड देवभूमि है। हम्म। देवभूमि में यानी कि देवताओं की भूमि है। ये। और देवता की भूमि में गंदगी फैला रहे हैं लोग, मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो क्या होगा? डिजास्टर तो आएंगी ना। यस। डिजास्टर लाने वाले कौन है? हम ही लोग हैं ना। वही। जब हम अपने को नहीं संभाल सकते, हम दूसरे को क्या संभालेंगे? पहले आप अपना तो संभाल लीजिए। जी। सारी ड्यूटी सरकार की नहीं होती है। यही। उत्तरांचल में पेड़ कट रहे हैं, सड़क बन रही है, सड़क चौड़ी हो रही है। अभी एक प्रोजेक्ट आ गया मध्य प्रदेश में, 6 लाख पेड़ कटने जा रहे हैं वहां पे। हम्म। धरती बंजर हो जाएगी, खाना कैसे खाएंगे हम? यस। कभी सोचा इस बात को? सोचिए, जानवर क्या करेंगे जब पेड़ कट जाएंगे? तो वहां रहने वाले जानवर क्या करेंगे? खुला मैदान मिल जाएगा, शहर के अंदर आएंगे, हम लोगों को खाएंगे, अपना पेट भरेंगे और चले जाएंगे, हम रोते रह जाएंगे। जी। तो ये सब चीजें हैं। और कहते हैं कि अरे वो, क्या कहते हैं कि क्या क्या है, पता नहीं, मैं अब वो चीज दिमाग से निकल गई है। तो हमको अपने छोट हम कहते हैं आप ज्यादा बड़े लेवल में नहीं जाओ, आप अपने घर के आसपास तो अवेयरनेस तो कर हाँ, सकते जहाँ हो। पे भी हो वहाँ पे एक यूनिट, क्योंकि अगर देखा जाए देश, हम अगर हिस्ट्री में देखें या सोशोलॉजी में देखें, जब मैं सोशोलॉजी पढ़ती थी डॉक्टरी के साथ साथ, वो कर रहे थे ग्रेजुएशन के कभी जाएंगे सिविल सर्विसेज में, जब लगा कि वहाँ पे पोल्यूशन ही इतनी है तो सब चीज़ ड्रॉप कर दी।
तो वही है ना, यूनिट छोटे होते, यूनिट एक एक से शुरू होगा। जैसे बॉडी में एक सेल से बननी शुरू होती है, बॉडी बाहर से नहीं। बॉडी को आप वो करते जाओ, एक सेल से शुरू होता है सारा काम। तो एक जो सिंगल पर्सन है एज अ सेल, एज अ यूनिट, वहां से देखिए, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ, उसी हिसाब से कि एक सेल है, सेल सेल जुड़ेंगे तो एक टिश्यू बनेगा, टिश्यू से मसल बनेगा, ऑर्गन बनेगा, और फिर जाके एक बॉडी बनेगी। तो ये जो हमारा शरीर है, इसका भी तो यूनिट एक सेल ही है ना। तो ऐसे ही अगर छोटी इकाई से, और एक चीज और भी है, अगर हम छोटी इकाई से भी शुरू करेंगे तो वो करते करते बड़ा, बड़े लेवल पे करते करते अगर नीचे अनरेस्ट रही, वो भी फिर सर्व नहीं होता पर्पस। तो हमेशा ही तो जो आप खुद हो, आप खुद की जिम्मेवारी पहले ले सकते हो। बिल्कुल, यू हैव टू वर्क योर सेल्फ। या आपको पहले अपने अंदर वर्क करना है ना। यस, अगर आप चाहते डिटर्मिनेशन। हो कि, यस, यस, अगर आप दैट्स चाहते हो कि जो है कि आपकी थर्ड आई खुले या वो खुले, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। डेफिनेटली। बिना मेहनत के थोड़ा नहीं खुल जाएगी। यस, घंटों ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान से ध्यान नहीं होता ना, ध्यान के बाद साधना आती है। साधना, सर्विस, फिर साधना के प्रचार। ध्यान के बाद साधना आती है। हम्म, साधना जो है कन्वर्ट होती है तपस्या में। तपस्या में। और जब आप तपस्या करोगे तब आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। हम्म, ब्रह्म ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है, तपस्या लगती है। इसीलिए नाम ये रखा गया, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान। हम्म, वहां तक पहुंचने के लिए आपको तपस्या चाहिए, जी करनी पड़ेगी। जी। और तो फिर एक कहानी और हो गई थी ना बीच में, पितामह में कहा था कि जो है कि इसको गुरुकुल कर दो, पत्नी जी का गुरुकुल। तभी मैंने नीचे लिखा पत्नी जी का गुरुकुल, हम्म, कि उसमें टीचर आएंगे। हम्म, यार वो तो कहानी अब हो गई, वो तो मतलब ये है मेरी जिंदगी का सफर जो अब चल रहा है। और जी मुझे एक मिशन मिल गया है, मेरा वाई क्लियर हो गया है। जी। और मैं यहाँ लग गया हूँ, हम्म, और अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दिया हूँ। जी। अब मुझे टीम बनानी है, टीम हम्म, सपोर्ट चाहिए। आप सब मेरे साथ हो, ये जी। मुझको मालूम है। अपने अपने लेवल पे आप करिए। आपको हम्म, जब जरूरत होगी मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। जी पिछले, सर। हाँ, आपके ही ग्रुप से जो है कि मुझे अपने ग्रुप में जो है कि रजनी मिल गई है, जो एक्टिव मेंबर है। रजनी जी। से मेरी बात हुई है। हम्म, उन्होंने मुझे अपना प्लान बताया कि मेरा तो ये प्लान है। मैंने कहा हाँ, चलो रजनी ठीक है, मैं वर्मा जी, आपके प्लान में। दिल्ली से। यस। रजनी वर्मा, हम्म, मैं उनसे उनसे बात हुई है। तभी जो है कि हमने जो है कि सुबह 4 बजे 4 बजे 45 मिनट वो का रखा जो है संकल्प। मेडिटेशन। संकल्प रखा है। और वो हम्म, खुद करा रही हैं। जी कहती जी। मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। हम्म, शी इज ब्यूटीफुल मास्टर, बहुत अच्छे हैं। जब देख रहे हैं उनको, वही है, और मैं उनको एक्टिव होते हुए देख रही हूँ, तो मुझे खुद को और बहुत अच्छा और लग मैं रहा है। और मैं जिंदगी में कभी 4 बजे उठ के मैंने मेडिटेशन नहीं किया। और वो जो काम मैंने नहीं किए वो काम मैं कर रहा हूँ। कर रहे हैं। वेरी सुबह गुड। सुबह सुबह उठने से मुझे क्या होता था, मेरे शरीर में सुइयां चुभती थी हम्म, सुबह उठने से। जी लेकिन जब ये प्रोजेक्ट मेरे आया और ये सामने आई, तो मैंने कहा मेरा दरबार खुला है, तुम आ जाओ। सारा जी। सिस्टम समझ लो, मैं तुम्हें पासवर्ड वगैरह सब दे दूंगा। हाँ, और मैं अपना बंद करके चले जाऊंगा, तुम अपना कराती रहना। वेरी गुड। मैंने दिया। यस। लेकिन जो है कि वो उनका वो है कि फोन आया कि मुझसे नहीं हो रहा है, फ्लायर नहीं बन पा रहा, वो नहीं पा रहा। मैंने कहा अब मैं समझ गया कि वो मोबाइल वाली चक्कर है। वो जी, समझ गया, वो अभी उतना परफेक्ट नहीं है। मैंने कोई बात, चिंता नहीं कर, मैं सुबह 4 बजे मिलूंगा तुझे। वेरी गुड। तो हम दोनों का जी। खेल शुरू हो गया है। यस, नहीं बहुत और अच्छा है। और मैंने रजनी जी को अपने अंडर कर लिया है। मैं उनको ट्रेंड कर रहा हूँ फॉर एंटायर पंजाब। यस, डेफिनेटली सर। तो आप लोग सब मिलके रजनी जी के साथ बात करके, मैम जी आप जी भी जी। रजनी जी से बात करिए। जी। और फिर उनके साथ मैंने प्लानिंग सेट करी हुई है। हम लोग मिलके इस पर को कदम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें मास्टर्स ज्यादा ज्यादा इकट्ठा करके मैम के साथ भेजना है। हम्म, उसमें से सबको जाना है। आप भी अगर देखिए हो सकता है तो आप भी जाइए, नहीं तो आपके साथ जो भी है वो सब वहां पे जाएं। जी। और बहुत एनर्जी है वहां पे। मणिकरण गुरुद्वारा में, वहां पे शिव जी भगवान का मंदिर भी है, वहां बैठ के ध्यान होगा। समझिए डबल एनर्जी होगी वहां पे, डबल एनर्जी। यस यस, बहुत अच्छी जगह है सर, बहुत अच्छी जगह है वहाँ। और फिर मजे वाली बात है कि अगर बर्फ हो गई तो बर्फ में घूमना ना, वहां पे ऐश करना, मजे लेना वहां पे, स्नोफॉल देखना।
ऐसे जी मौके कहाँ आते हैं बार बार। जी। जाओ अपना मौज लो, अपने हस्बैंड को साथ लेके जाइए, उनको भी ध्यान करवाइए। ध्यान नहीं करता तो कहना कि वहां पे स्नोफॉल होगी तो मुझे बता देना, तब तक वहां पे चौकीदारी करो, मैं ध्यान करती हूँ। सर वो तो बढ़िया है, वो जैसे है ना कि वो एक पलड़ा दूसरा पलड़ा, वो घर 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 वही है कहानी अभी तक तो। कोई है बढ़िया। और एक चीज़ मेरी आपसे सिर्फ पूछनी थी, क्यूरियोसिटी, जैसे अब हम पूरी यात्रा, तो पत्री जी से आपका फिजिकली मिलना हुआ था कभी? नहीं हुआ। अच्छा। जब मैंने ज्वाइन किया था तभी उन्होंने शरीर त्यागा था। ओके 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 मैंने ओके। 22 फरवरी का है हिसाब किताब, 22 फरवरी देख लीजिए। जी। 2022 में फरवरी के बाद उन्होंने शरीर त्यागा था। हाँ तब हाँ तो हाँ, मतलब मैं, वो तो तब तो मैं जुलाई पितामह में। को जानता ही नहीं था, बस जुलाई। खाली वो बांसुरी आती थी उनके पास, वो बजाने वाली म्यूजिक आता था, ओके बैठ के मग्न हो जाते थे। ओके ओके ओके। फिर असली कहानी मुझे ये समझ, मैंने कहा जो गुबार में अंदर है वो क्यों है। तब हाँ। मुझे समझ में आया कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। जी जो चीज मेरे साथ हुई है वो मेरे पिछले जन्मों के कर्म थे, जो एक एक करके निपट रहे थे, एक एक का साथ छूट रहा था, और मेरे आगे की जर्नी बढ़ रही थी। बढ़ रही थी, यस। चलिए। वो पिछले कर्मों का मेरा हिसाब किताब होना था। थैंक यू कर्मा, थैंक यू पितामह कि आपने मुझको यहाँ पे भेजा। इस तरह से मुझको समझ में आई, मेरी जर्नी की समझ में आई कि मुझको एक्चुअली करना क्या है, और मेरे पिछले कर्मों का हिसाब किताब जो इस जन्म में निपटे हैं उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपको, पितामह आपको, महात्मा जी को, अपनी लाइफ को सिखाने के लिए, समझने के लिए, जो आपने अब तक को मेरी जिंदगी में किया है वो, और मैम का जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। ऐसे ही हमारा साथ बना रहे। मेरी जी सर। जर्नी तो बहुत छोटी सी है, और मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, बस खाली मैं अपने इंट्यूशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। जी सर। और ऐसे ही प्यार आप लोग सबका बना रहे मेरे ऊपर। सो डेफिनेटली सर। थैंक यू एंड थैंक यू। यस किरण जी। किरण नागपाल, हैंड रेज है मैम, अनम्यूट करिए। हाँ, आप अनम्यूट करिए, हाँ ऑटोमेटिकली जी, अनम्यूट आत्मबंधन में हो जाते। हाँ जी। हो गया। आत्मबंधन में जी। आज आ रही है मेरी। आपकी आवाज़ कट रही है, या तो आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, नेटवर्क इशू आ रहा है। यस, आपकी प्यारी सी आवाज़ आ जाएगी ना तो आपका मैसेज। यस ओके मैम। मैम। जी। नाउ इट्स क्लियर। हाँ जी, आत्मबंधन मैम। जी जी। अब आवाज आई? यस यस मैम। हेलो, अब आ जी रही है जी। आवाज? आ रही है मैम मैम, अभी। जैसे सर बोल रहे हैं कि पहले हमने, एक्चुअली मैं भी ऐसे ही जुड़ी हूँ पितामह से, मुझे भी पितामह के बारे में कुछ नहीं पता था। यूनिवर्स ने ही मुझे जोड़ा है अपने आप। जैसे मैं फिर साधना शुरू की पितामह की, तो मैं यही फ्लूट वाली ही साधना करती थी। जैसे सर बोलते हैं पहले हमने ध्यान करना है, उसके बाद साधना करना है। ये मुझे समझ नहीं आया थोड़ा सा, पहले ध्यान के बाद फिर साधना कौन सी करनी है? साधना और फिर ब्रह्म ज्ञान, यानी कि हाँ लगे हाँ। रहो मुन्ना भाई, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लगे रहो मुन्ना भाई। कि लगे रहना है, जो मर्जी चैलेंज आ जाए, चाहे सिर पे पहाड़ टूटे, चाहे सिर पे बैंड बजे, लगे रहना है, पीछे नहीं हटना, सिंपल लैंग्वेज में। यस सर, आप बताइए। देखिए, ध्यान का मतलब होता है कि जो आप अपनी सांसों में बैठ के ध्यान कर रहे हो, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे का, हाँ ठीक, जी। उससे आप एनर्जी ले रहे हो, वो एनर्जी आप कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है। हाँ जी। और यूटिलाइज करने का मतलब ये है, कुछ आप सही जगह करते हो और कुछ जो है कि आप ऐसी जगह करते हो जहां से आपकी पूरी एनर्जी निकल जाती है, और हाँ फिर आप जी। ध्यान करने बैठ जाते हो। हम्म। साधना वो ये होता है ध्यान करना, कि आप अपनी सांसों को बैठ के अपने विचारों को कम करते चले जाओ। जैसे जैसे आप कम करते चले जाओगे आपका समय बढ़ता चला जाएगा। आप 1 से 2 घंटे में आओगे, 2 से 3 घंटे में आओगे, 3 से 6 घंटे में आओगे, पूरी पूरी रात आओगे। और जब वो पूरी रात में आप आने लगोगे उसके बाद आप जो है ऑटोमेटिकली 24 घंटे में आ जाओगे, 36 घंटे में आ जाओगे। वो जो 36 घंटे 24 घंटे का समय होता है ना, लगातार बिना उठे हुए आंख बंद करके, वो होती है साधना। और जब आप कंटिन्यूएशन में आ गए
तपस्या में। तपस्या क्या मतलब है कि आप 6 महीने तक बैठ गए, कोई हिला नहीं सकता। 6 महीने तक आप कंटिन्यूशन कर रहे हो। जो साउथ में जो हैं वो सदगुरु जी, जो शिव जी के वो हैं, 3 साल तक जो है उन्होंने तपस्या करी थी। ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन, हम्म, पेड़ के नीचे बैठ के। तब उनको कोई नहीं जानता था। 3 साल बाद उन्होंने आंखें खोली हैं। साईं बाबा कितने बड़े थे नासिक में, 4-5 साल पेड़ के नीचे बैठे रहे थे। तब जाके उन्होंने आंखें खोली हैं, उसके बाद तपस्या करी, वो होती तपस्या। और जब आप तपस्या कर लेके आंखें खोलते हो ना, तब आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके वो उतरते हो। वो होता है ब्रह्म ज्ञान, डायरेक्ट ब्रह्मा से जुड़ने का ज्ञान। वो सारी टीचिंग्स जो है वो सब आपके अंदर आ जाती हैं। तब आप जो है असली में सबको सिखाने के लायक बन जाते हो। और जब तक आप ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त करते, तब तक आप सीखते ही रहते हो। सर जैसे हम ध्यान करते हैं वो ये ना विचार आते जाएंगे कई बार तो, जैसे आते जाएंगे ये हो जाता है ना कई बार। तो कई आने बार दो, क्या हमेशा। आने दो अच्छा ना। हाँ। वो तो अच्छी बात है। विचार तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन उस विचारों पे आप विचार करने बैठ जाओगे तो ये गलत है ना। विचार आएंगे और चले जाएंगे, टाटा बाय बाय। जिससे हमको मतलब नहीं, हम उससे क्या करते हैं। लोग तो, हम जब जाते हैं तो कई लोग मिलते हैं, क्या हमारा हर एक को रोक के जो है दुआ सलाम करते हैं क्या? नहीं नहीं। आ रहे हो जा रहे हैं, विचार आ रहे हो जा रहे हैं। हम तो अपने मकसद पे निकले, तो अपना काम किया, सब्जी ली, घर आ गए। जी। बच्चे को स्कूल जाना, स्कूल छोड़ के घर आ गए। क्या हम रास्ते में हर एक से बात करते हैं क्या? नहीं सर। आने दो फिर, जाने दो उनको। आने वाला चला जाएगा, जाने वाला आ जाएगा। वो तो आवागमन रहेगा। यस। लेकिन जब आप बैठते हो तो आप 100% विचार में बैठते हो। उस विचार को जब आप ध्यान में आते हो, तो वो विचार जो है ध्यान से कम होते, कम कम होते, और एक स्टेज ऐसे आती है जब आप शून्य की स्टेज में चले जाते हो, विचार आना बंद हो जाते हैं। वहां से आपका स्टेज ट्रैवल चालू होता है। जब बिल्कुल मन शांत हो जाएगा, तब तक आपको वो तपस्या करनी है, ध्यान करना है, साधना करनी है। और जब आप उस स्टेज में पहुंच गए, फिर तो आपके पास पूरा ब्रह्मांड आ गया भाई। फिर तो जी। आपके पास मैसेजेस मिलने चालू हो जाएंगे। यस। यही आपको अपने ग्रुप में कराना है। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन कराइए मेडिटेशन में, कि हम सब जो है कि एक साथ बैठ के बड़े पेड़ के नीचे पितामह और सारे डिवाइन मास्टर के साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं हिमालय में। हम्म। और वो हमको गहराई में ले गए हैं, और वहां हमको जो है कि वो ज्ञान दे रहे हैं, वहां हमको मैसेज दे रहे हैं। और जी। ये जो है कि आप बोलना शुरू कर दीजिए साथ में, कि हमारे यहाँ के जितने मास्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सब चैनलिंग मास्टर बन गए हैं, बन गए हैं, बन गए हैं। और उनको डिवाइन मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। आप ये 6 महीने कर लीजिए, यहाँ से लाइन लगा के निकलने शुरू हो जाएंगे। करिए। जी। थैंक यू सर, थैंक जैसे सर मैं ध्यान करती हूँ ना बैठ के चेयर पे कई बार, और मुझे जैसे ध्यान में ही ऐसे लगता है कि मैं बहुत ऊपर तक चली गई, फिर एकदम से नीचे। जैसे शुरू में एक दो बार तो मैं डर भी गई, मुझे इतना पता भी नहीं था तब तो। पर अब भी कई बार होता है कि जैसे बहुत ऊपर तक चले गए फिर नीचे, ये क्या चीज होती है? आपको मैम बताएंगे, आप मैम के पास आइए, अपने सवाल जवाब मैम से किया करिए ना। आप लोग तो बस सेशन सुनने आते हैं, सुन के मजा लेके चले जाते हैं। यू। ये किरण जी, काम मत आप करो, किस ग्रुप से? ये बात नहीं, मत ये करो। एस्ट्रल ये ट्रैवल होते हैं, ये अनुभव होते हैं। बट जैसे पितामा ने बोला है कि उसको अनुभव की तरह लो और छोड़ दो। ध्यान फोकस, जैसे सर ने बोला, अपनी ब्रेथ पे रखो, सांस को पकड़े रखो, जैसे पत्री जी बोलते थे ना, सांस को थाम लो। मैम कह रही है सांस को जो आप ले रहे हो, सांस नहीं कह रही है जो घर में बैठी हुई है। सांस तो है ही नहीं सर, अब वो तो सांस नहीं है। तो देखिए, देखिए अगर हम ध्यान ही। सास ने भी कुछ सिखाना है तो उस सास को भी पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर वो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लेके आए हैं कि सास ने अच्छा। मुझे आगे की यात्रा पे लेके जाना है, तो वहां सास से भी छुटकारा नहीं होगा। तो ये श्वास तो जिसको, तभी उन्होंने बोला ना, हिंसा छोड़ो हंसा पकड़ो। हिंसा विचारों की भी हिंसा होती है, हिंसा के लिए बाहर की नहीं होती।
विचारों की भी हिंसा होती है, जो हम अपने साथ खुद करते हैं, कि जो हम पहले तो अपने आप को ही कम आंकते हैं। जो हम दूसरों के साथ हिंसा बाद में करते हैं किरण मैम, पहले खुद के साथ हिंसा ज्यादा करते हैं, जब हम कंपैरिजंस में, दूसरों के दिए हुए दर्द में, उसमें हम सब जकड़ जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। तो हंसा श्वास है, श्वास को पकड़े रहो और आप लगे रहो। तो आई थिंक आज का भी हमारा समय हो गया है, क्योंकि आज अभी इसके बाद नेक्स्ट सेशन है हमारे। हाँ मैम, तो बिल्कुल समय यस, हो गया है, हमें समय यस, से कंप्लीट करें। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार कहना चाहता हूँ जी सर। कि मैं अपने परिवार को, अपने खानदान को, सबको मैं बहुत मिस करता हूँ। जी, बहुत। वो मामा, वो मामी, वो मासी, उनके बच्चे, उन सबको मिस करता हूँ। और आपके जरिए मैं आपके सामने सबसे मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ फिर से, कि अगर अनजाने में मुझसे ये गलती हुई है तो मुझको माफ कर दो। मुझे मेरी बहनें चाहिए, वो 9 बहनें जिनकी राखियां मेरे हाथ में होती थी, और मैं गर्व से कहता था कि मेरी 9 बहनों में मेरे हाथ में 9 राखियां बांधी, और मैं सबको दिखाता था। आज सिर्फ एक राखी मेरे हाथ में है। मुझे वो दिन वापस चाहिए, वो प्यार डेफिनेटली वापस चाहिए। डेफिनेटली बस ये मैं यूनिवर्स से बिल्कुल, दुआ करता हूँ कि डेफिनेटली मुझको वो मेरा परिवार वापस मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 2026 की राखी के बाद हम फिर एक बार अनुभव शेयर करेंगे आपका। बिल्कुल बिल्कुल जरूर ठीक है ना? करेंगे। और सो ये होते थैंक यू रहेगा। मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। डिवाइन थैंक यू नाइट सर, टू थैंक यू सो ऑल मच, सोल्स। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बहुत सर। अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। हमेशा मुस्कुराते रहिए, सबको साथ लेते चलिए। जी सर। जमाने आपने ने बहुत इतने अच्छा गम बोला सर, आज सब बहुत अच्छा बोला आपने। मैं कह रहा हूँ सबको मुस्कुराते रहिए और सबको साथ लेते चलिए, क्योंकि जमाने ने इतने गम दिए हैं कि हमने मुस्कुराना भूल गए। भूल गए। जमाने ने इतने गम दिए हैं कि हम मुस्कुराना भूल गए। किसी का अच्छा चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे जाता है तो हम अपने गम भूल जाते हैं। तो हमेशा हंसते रहिए, जी। सबको साथ लेते चलिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक 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 यू यू वेरी मैम। मच। यू। सी यू सून अगेन। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स।